नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा गए, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। सो दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों का डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम 444 सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग मैकेनिकल ब्रांच में सारे सब्जेक्ट मिला के टोटल 444 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं गेट 2023 को ध्यान पे रखते हुए। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने थ्योरी ऑफ मशीन का ले लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन एंड वेलोसिटी एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्लियर। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस एंड गियर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग का डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम का जो थ्योरी ऑफ मशीन का क्लास चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर है। आज जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है गियर ट्रेन, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील। इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गियर ट्रेन, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील। और इन 3 टॉपिक्स के टोटल 10 बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गेट 2023 को ध्यान पे रखते हुए। तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम रामानंद बंसल, आपका आरबी सर। मैंने 2014 में गेट क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने आईओसीएल ज्वाइन किया एज ऑपरेशन ऑफिसर इन हजीरा टर्मिनल सूरत। वहां 1 साल काम करने के बाद मैंने जॉब से क्विट किया और उसके बाद से ही लगातार मैं गेट डीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना। क्लियर, किसी को भी दिक्कत? तो चलो फिर हम लोग फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम में थ्योरी ऑफ मशीन के थर्ड लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे गियर ट्रेन, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलो रेडी रहो कॉपी पेन कैलकुलेटर के साथ, सेशन को फटाफट शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। तो मैं पहला क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड स्पर गियर ट्रेन सोन इन फिगर। एक कंपाउंड स्पर गियर ट्रेन दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, ये गियर ए, गियर बी और सी कंपाउंड गियर है। ये गियर डी। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए दिया है, गियर बी दिया है, गियर सी दिया है एंड गियर डी दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मॉड्यूल ऑफ गियर ए इज 1 mm, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर ए एंड गियर डी इज 110 mm। तो मेरे को क्या निकालना है, मॉड्यूल ऑफ गियर डी। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम अलग से कॉपी कर लेता हूं। ये डायग्राम कर दिया कॉपी। मेरे को वेरियस गियर का नंबर ऑफ टीथ दिया है। जैसे नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए कितना दिया है सर, 24। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी कितना दिया है, यहाँ लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए कितना दिया है, 24। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी सर कितना दिया है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी कितना दिया है, 56, सी का 30 और डी का 80। बी का 56, सी का 30 और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी कितना दिया हुआ है सर, 80। और क्या क्या दिया है सर, मॉड्यूल ऑफ गियर ए दिया है। और मेरे को पता है क्या, इस पर गियर में 2 मेटिंग गियर का मॉड्यूल सेम होता है। अगर 2 गियर आपस में एंगेज्ड है तो उनका मॉड्यूल सेम होगा। तो मेरे को मॉड्यूल ऑफ गियर ए दिया है कितना mm, 1 mm। तो सपोज मैं मॉड्यूल ऑफ गियर ए को अगर एक बार के लिए एम से डिनोट करूं, तो मॉड्यूल ऑफ गियर एम ए यानी एम दिया है कितना mm, 1 mm। अब मेरे को क्या होता है, स्पर गियर में मैटिंग गियर का मॉड्यूल सेम होता है। तो क्या यहाँ सर ए और बी मेटिंग गियर है क्या, और चूंकि ए और बी मेटिंग गियर है तो उनका मॉड्यूल सेम होगा। तो जो गियर ए का मॉड्यूल है एम, वही गियर बी का मॉड्यूल होगा। तो मॉड्यूल ऑफ गियर बी भी कितना हो गया, 1 mm। क्लियर, किसी को भी दिक्कत? अच्छा, बी और सी मेटिंग गियर नहीं है, वो कंपाउंड गियर है, बट आपस में तो एंगेज नहीं है, तो उनका मॉड्यूल सेम होगा जरूरी नहीं है। मैं अपने मन से कैसे सेम ले लूं, लेकिन हाँ सर सी और डी मेटिंग गियर है क्या, और सी और डी मेटिंग गियर है तो उनका भी मॉड्यूल क्या होगा, सेम। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मॉड्यूल ऑफ गियर सी और मॉड्यूल ऑफ गियर डी सेम होगा। तो एक बार के लिए इसको एमडेस मान ले रहा है, क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है। तो ठीक है, यही तो निकालना है। आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर ए एंड गियर डी इज 110 mm। ये गियर ए का सेंटर है, ये गियर डी का सेंटर है, और इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 110 mm। सारा डायमेंशन mm में है। क्लियर है? और निकालना क्या है हम लोग को, मॉड्यूल ऑफ गियर डी। अच्छा, मॉड्यूल ऑफ गियर डी यानी मॉड्यूल ऑफ गियर सी निकालना है, क्योंकि दोनों सेम होगा, जिसको मैं एम डैश बोला, तो मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एम डैश। तो हम लोग को मॉड्यूल निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में ए और डी के बीच का सेंटर डिस्टेंस दिया है ना, तो हम लोग इस ए और डी के बीच के सेंटर डिस्टेंस का पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे पिच सर्कल रेडियस के टर्म में वेरियस गियर के। ठीक है,
और किसी भी गियर का पिच सर्कल रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर एक बार के लिए मैं पिच सर्कल रेडियस को आर से डिनोट करूं तो ये होता है मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2, क्योंकि मॉड्यूल क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो पिच सर्कल डायमीटर क्या होगा, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ, तो पिच सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2, उस गियर का मॉड्यूल इनटू उस गियर का नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2। तो हम लोग ये सेंटर डिस्टेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पहले वेरियस गियर के पिच सर्कल रेडियस के टर्म में। कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, ये सेंटर डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं ए और डी के बीच का। पहले मैं इस ये सेंटर और बी और सी दोनों कंपाउंड गियर है तो उनका सेंटर सेम होगा, तो पहले मैं ए एंड गियर बी या सी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लूं x1, प्लस सिमिलरली ये सेंटर और गियर डी का सेंटर, ये डिस्टेंस निकाल लूं x2। तो मैं बोल सकता हूं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 110 mm होगा। हाँ सर, x1 प्लस x2 इक्वल टू 110 mm होगा। अब x1 क्या है सर, x1 देखोगे ना तो इस x1 डिस्टेंस में a और b मेटिंग गियर आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि x1 a और b के बीच का सेंटर डिस्टेंस है। तो यहाँ मैं x1 को a और b के पिच सर्कल रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, ये a का सेंटर और ये गियर a का पिच सर्कल है क्या, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस क्या होगा, गियर a का पिच सर्कल रेडियस। सिमिलरली ये जो सेंटर है ये b का भी सेंटर है और c का भी सेंटर, मतलब अल्टीमेटली पॉइंट गियर b का तो सेंटर है ही, और ये गियर b का पिच सर्कल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर b। तो मैं बोल सकता हूँ क्या x1 इक्वल टू क्या होगा, ra प्लस rb, जहाँ ra पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर a है एंड प्लस rb क्या है, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर b। सिमिलरली मैं x2 निकाल सकता हूँ। ध्यान दोगे तो इस x2 सेंटर डिस्टेंस में गियर c और गियर d मेटिंग गियर है, तो मैं x2 को गियर c और d के पिच सर्कल रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, तो ध्यान देना, ये जो सेंटर है ये गियर c का भी सेंटर है और ये पिच सर्कल है गियर c का, क्या, तो ये पिच सर्कल रेडियस हो जाएगा गियर c का। सिमिलरली ये पिच सर्कल को देखोगे तो ये गियर डी का पिच सर्कल है और ये उसका सेंटर, तो क्या ये पिच सर्कल रेडियस हो जाएगा गियर डी का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x2 इक्वल टू आर सी प्लस आर डी होगा, x2 इक्वल टू आर सी प्लस आर डी, जहाँ आर सी पिच सर्कल रेडियस है गियर सी का और ये डिस्टेंस कितना है 110 mm एंड आर डी है पिच सर्कल रेडियस गियर डी का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और किसी भी गियर का पिच सर्कल रेडियस क्या होता है, मॉड्यूल इनटू उस गियर का नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2। तो गियर ए का पिच सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा, गियर ए का मॉड्यूल, और गियर ए का मॉड्यूल मेरे को पता है m इक्वल टू 1 mm, तो 1 इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए कितना है 24 डिवाइड बाय 2, प्लस गियर बी का पिच सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा, गियर बी का मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी डिवाइड बाय 2, गियर बी का भी मॉड्यूल 1 mm है क्या, ठीक है, तो ये 1 इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी कितना है 56 डिवाइड बाय 2, प्लस पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर सी क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2, गियर सी का मॉड्यूल m डैश है क्या, तो ये m डैश इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी व्हिच इज नथिंग बट 30 डिवाइड बाय 2 इनटू 30 डिवाइड बाय 2, प्लस गियर डी का पिच सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा, गियर डी का मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी डिवाइड बाय 2, और गियर डी का भी मॉड्यूल कितना है m डैश, यही तो निकालना है, इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी कितना है 80 डिवाइड बाय 2, और दिस इज इक्वल टू 110 mm। तो ध्यान दोगे तो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन आ रहा है क्या, m डैश, तो क्या निकल जाएगा m डैश, कितना आ रहा है, अब ये कैलकुलेशन है कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 12 डिवाइड बाय 2 24 डिवाइड बाय 2 12 प्लस 56 डिवाइड बाय 2 40, उधर जाएगा तो 110 माइनस 40, यहाँ से m डैश कॉमन आ जाएगा तो ये 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15, और 80 डिवाइड बाय 2 40 प्लस 15 हो जाएगा 55, सो डिवाइड बाय 55, m डैश इज कमिंग, कैलकुलेशन एज कर लेना 1.273 mm, क्लियर पॉइंट। और m डैश गियर c का भी मॉड्यूल है और गियर d का भी मॉड्यूल है, तो c और d दोनों का मॉड्यूल कितना आ गया 1.273 mm। तो क्वेश्चन में यही पूछा था गियर d का मॉड्यूल कितना है 1.273 mm, ठीक है, तो गियर d और mm में ही पूछा है क्या, तो कितना आ गया 1.273, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या रहा है 1.273। ओके, सो स्टूडेंट ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इन द एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन फिगर व्हील सी इज कीड टू द शाफ्ट बी, मतलब ये व्हील सी शाफ्ट बी में माउंट किया हुआ है, और व्हील सी शाफ्ट बी में माउंट किया हुआ है तो मतलब व्हील सी का स्पीड वही होगा जो शाफ्ट बी का स्पीड है, अच्छी बात है, ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, स्पीड ऑफ शाफ्ट बी अगर ऐसा लिखना चाहूँ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ गियर या व्हील सी, एंड व्हील एफ इज कीड टू द शाफ्ट ए, तो व्हील एफ शाफ्ट ए पे माउंट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये मेरा शाफ्ट ए है, तो शाफ्ट ए का जो स्पीड होगा वही कौन से स्पीड, गियर एफ का स्पीड होगा, खैर वो डायग्राम में दिख भी रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
will D and E rotates together on a pin fixed to the arm G। तो ये जो पिन है या ये जो शाफ्ट ये इस आर्म से अटैच है, मतलब ये आर्म इस पिन को रोटेट करेगा, मतलब इस गियर डी और ई का एक्सिस रोटेट होगा। और दूसरी चीज गियर डी और ई एक ही शाफ्ट में माउंटेड है, मतलब यहां मैं बोल सकता हूं क्या गियर डी और ई कौन से गियर है सर, कंपाउंड गियर, और कंपाउंड गियर है तो उनका स्पीड और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम। ठीक है, आगे नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी दिया हुआ है 30, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी दिया है 60 और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई दिया है 25। ये अलग से लिख दे रहा हूं, डायग्राम भी अलग से बना दिया हूं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी, गियर डी और गियर ई दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है सर, वैल्यू ध्यान से देखना, 30, 60 एंड 25, 30, 60 एंड 25। क्लियर, किसी को भी दिक्कत, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर एफ अभी नहीं बताया है। ठीक है, मेरे को लग रहा है मॉड्यूल सारे गियर का सेम है और सारे गियर का मॉड्यूल क्वेश्चन में ही सेम बोल दिया, तो सबको क्या मान लेता हूं एम। ठीक है, डायग्राम इज नॉट ड्रॉन बाय टेबल, मतलब ये डायग्राम कोई प्रॉपर एक स्केल लेके ड्रॉ किया हुआ है नहीं, ये बोल रहा है, मतलब हो सकता है कोई गियर बड़ा दिख रहा हो बट उसका डायमेंशन छोटा हो, क्योंकि डायग्राम स्केल लेके ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, शाफ्ट ए रोटेट्स विथ स्पीड 60 आरपीएम, और शाफ्ट ए से कौन सा गियर माउंट है, गियर एफ, तो शाफ्ट ए यानी गियर एफ का स्पीड दिया है क्या 60 आरपीएम, हाँ सर, शाफ्ट ए से गियर एफ माउंट है ना, हाँ। एंड शाफ्ट बी रोटेट्स विथ स्पीड 30 आरपीएम, और शाफ्ट बी से कौन सा गियर माउंट है, गियर सी, तो शाफ्ट बी का स्पीड यानी गियर सी का स्पीड दिया है क्या कितना 30 आरपीएम, और क्या रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट है, मतलब क्या बोल रहा है शाफ्ट बी का स्पीड का जो डायरेक्शन है शाफ्ट ए के अपोजिट है, मतलब अगर ए क्लॉकवाइज है तो बी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ए एंटी क्लॉकवाइज है तो बी क्लॉकवाइज, तो यहां कोई भी एक डायरेक्शन मान लो शाफ्ट ए का डायरेक्शन में मान लेता हूं क्लॉकवाइज है, शाफ्ट ए का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो क्वेश्चन क्या रहा है शाफ्ट बी ए के अपोजिट रोटेट हो रहा है, तो बी का डायरेक्शन फिर एंटी, अगर ए का एंटी क्लॉकवाइज मानते तो बी का क्लॉकवाइज होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन स्पीड ऑफ द आर्म, तो मेरे को आर्म का स्पीड निकालना है। अब जब भी एपी साइक्लिक गियर ट्रेन, एपी साइक्लिक गियर ट्रेन मतलब अगर किसी भी गियर ट्रेन में आर्म दिख रहा है तो वो एपी साइक्लिक गियर ट्रेन है। एपी साइक्लिक गियर ट्रेन में किसी भी गियर का स्पीड निकालना हो चाहे आर्म का स्पीड निकालना हो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे गियर और आर्म के स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको टेबलर मेथड यूज बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सारे गियर और आर्म के स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला डिराइव करते समय मेरे को क्वेश्चन में किस गियर का स्पीड दिया है, कितना दिया है, क्या दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उस टेबल में हमेशा पहला रो पहले बनाएंगे, पहला रो बना लिए तो फिर फॉर्मूला इजीली ड्रॉ हो जाएगा। और पहले रो में क्वेश्चन में किसका स्पीड दिया है, क्या दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले रो में हमेशा हम लोग मान लेंगे कि आर्म का स्पीड फिक्स है, मतलब आर्म फिक्स है। क्वेश्चन में आर्म का स्पीड क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कि नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, बट पहले रो में हमेशा आर्म का स्पीड को फिक्स मान लेंगे, आर्म को, और कोई भी एक गियर का स्पीड +1 मान लेंगे, और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालेंगे। ठीक है, और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालते समय मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, मेटिंग गियर, क्योंकि पहले रो पे आर्म फिक्स है। लेकिन ये मेटिंग गियर वाला रिलेशन केवल पहले रो के लिए वैलिड होगा, क्योंकि एक्चुअल में मेटिंग गियर वाला रिलेशन कब वैलिड होता है, जब आर्म ना हो, और पहले रो पे आर्म को फिक्स मान लिया, इसलिए पहले रो के लिए वैलिड है। मतलब उस रिलेशन में जो भी स्पीड पुट करोगे पहले रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा पहले रो का। अगर पढ़ोगे तो मेथड समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो रहोगे, बट अभी टेबल बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेटिंग गियर रिलेशन मतलब अगर दो गियर ए और बी आपस में इंगेज्ड हैं तो उनका जो स्पीड रेशियो होगा Na/Nb, अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो होगा Tb/Ta। अगर वो एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो माइनस साइन, वो इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड है तो प्लस साइन। अगर आर्म नहीं है तो ये हमेशा वैलिड है, बट अगर आर्म लगा हुआ है तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि साथ में आर्म का इफेक्ट आएगा। लेकिन पहले रो के लिए ये रिलेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले रो पे आर्म को क्या मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं। बट इसमें जो भी स्पीड पुट करोगे फिर एक्चुअल स्पीड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा वो फर्स्ट रो का होना चाहिए। बट वो पहला रो बनाने के लिए मेरे को पहले सारे गियर का नंबर ऑफ टीथ पता होना चाहिए। क्वेश्चन में सी, डी और ई का तो नंबर ऑफ टीथ दिया है, बट एफ का नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया है। तो किसी भी एफ का नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरियस गियर के पिच सर्कल रेडियस को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कर सकते हो, ध्यान देना, ये दोनों शाफ्ट का लाइन एक ही दिया है तो ये पूरा एक सिंगल लाइन होगा, और ये तो एक ही शाफ्ट है तो ये भी पूरा एक सिंगल लाइन होगा। क्या, तो अगर मैं क्या करूं, इधर से अगर ये डिस्टेंस निकालूं, इसको एक बार के लिए x1 बोलूंगा, तो ये x1 क्या है, C और D गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस है क्या, और इधर से अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, इसको x2 बोलूं, x2 क्या है, E और F गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस है क्या, बट डायग्राम से दिख रहा होगा चूंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x1 x2 क्या होगा, सेम। और x1 क्या है, C और D गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस। ये कैसे निकाल सकते हो, ये गियर C का सेंटर लाइन है और ये गियर C का पिच सिलेंडर, तो क्या ये पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर C होगा, ये गियर D का सेंटर लाइन और ये गियर D का पिच सर्कल, तो ये पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर D होगा क्या। तो क्या मैं x1 लिख सकता हूं क्या, RC प्लस RD, और x1 इक्वल टू क्या है, x2। x2 E और F गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ये डिस्टेंस क्या है, ये गियर F का सेंटर लाइन और ये गियर F का पिच सिलेंडर, तो ये पिच सर्कल रेडियस गियर F का होगा,
ये ई का सेंटर लाइन और ये ई का पीस सर्कल सिलेंडर, तो ये गियर पीस सर्कल रेडियस गियर ई का होगा क्या? तो क्या मैं x2 इक्वल टू लिख सकता हूं क्या? आर एफ प्लस आर ई, कैलकुलेशन ध्यान से करना। अच्छा, पीस सर्कल रेडियस क्या होता है? मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाई 2। मॉड्यूल पूरे का सेम है तो m, और नंबर ऑफ टीथ डिवाइड, तो मैं m बाई 2 कॉमन ले लेता हूं क्योंकि मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाई 2, तो m बाई 2 बाहर ले सकते हो क्योंकि m पूरे का सेम है, तो मैं m बाई 2 बाहर ले लूं, तो ये क्या बचेगा? गियर सी का पीस सर्कल रेडियस मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी यानी टीसी डिवाइड बाई 2, और m बाई 2 बाहर ले लिया तो टीसी बचेगा, प्लस ये मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी दैट इज टी डी डिवाइड बाई 2, तो m बाई 2 बाहर ले लिया हूं ना, इक्वल टू यहां से भी m बाई 2 बाहर ले लूं। गियर एफ का पीस सर्कल रेडियस मॉड्यूल m बाहर ले लिया इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ दैट इज टी एफ डिवाइड बाई 2 बाहर ले लिया, प्लस गियर ई का पीस सर्कल रेडियस मॉड्यूल m बाहर ले लिया इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई डिवाइड बाई 2 बाहर ले लिया। यहां से क्या आ जाएगा? m बाई 2 कट जाएगा। टीसी कितना दिया अच्छे से पुट करना, 30 प्लस टीडी कितना दिया है 60 इक्वल टू टी एफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ में निकालना चाह रहा हूं, प्लस टी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई दिया हुआ है 25, तो यहां से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ कितना आएगा? 60 प्लस 30 90 माइनस 25, यार है 65, कैलकुलेशन अच्छे से करना। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ कितना आ रहा है? 65। तो अब सारे गियर का नंबर ऑफ टीथ पता चल गया, तो अब मैं टेबल ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर पॉइंट। और एपी साइक्लिक गियर ट्रेन में टेबल ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्या करोगे, है ना, फर्स्ट रो ड्रॉ करोगे। फर्स्ट रो ड्रॉ करते समय किसका स्पीड दिया क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रो ड्रॉ करते समय हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करेंगे कि आर्म फिक्स है। एक्चुअल में क्या आर्म का स्पीड है, आर्म फिक्स है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला रो अभी ड्रॉ करें और पहले रो ड्रॉ करते समय आर्म को फिक्स मानेंगे, और पहले रो पे आर्म को फिक्स माने तो पहले रो के लिए मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, केवल पहले रो के लिए। मतलब अगर दो गियर ए और बी मेटिंग गियर है तो एन ए बाई एन बी अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो, अगर वो एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है उस रेशियो में माइनस साइन, इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड है तो प्लस साइन। लेकिन ये केवल पहले रो के लिए वैलिड होगा क्योंकि पहले रो पे आर्म फिक्स पुट किए हो, फिक्स माने हो, मतलब उस पर जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का। और कोई भी एक गियर का स्पीड +1 मान लोगे, तो कोई भी एक गियर का स्पीड +1 मानना है तो मैं गियर सी का स्पीड क्या मान लेता हूं? +1। और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालोगे और पहले रो के लिए मेटिंग गियर और रिलेशन यूज कर सकते हो। तो पहले रो पे क्या माना हूं सर? आर्म को फिक्स, तो आर्म का स्पीड 0, और कोई भी एक गियर का स्पीड +1, तो अभी कौन से गियर का स्पीड माना हो? +1 सी का। अब पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालूंगा, तो गियर सी से बस ये देखना चाहिए कौन सा गियर किससे एंगेज है, तो सी और डी मेटिंग गियर है क्या, और एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है कि इंटरनल? एक्सटर्नल गियरिंग से, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल गियर है। डी और ई तो कंपाउंड गियर है। ई और एफ मेटिंग गियर है क्या? हाँ सर। और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है? एक्सटर्नल गियरिंग से। ठीक है, तो गियर सी से गियर डी इंगेज्ड है, तो अगले कॉलम में मैं गियर डी लिख दे रहा। ठीक है। अच्छा, डी और ई कंपाउंड गियर है तो जो स्पीड और डायरेक्शन डी का होगा वही स्पीड और डायरेक्शन ई का होगा, तो डी और ई एक ही कॉलम में आएगा, तो ये लिख दिया। अच्छा, डी तो आगे और किसी गियर से इंगेज नहीं है, बट ई आगे जाके एफ से इंगेज्ड है क्या, तो अगले कॉलम में क्या लिख दे रहा हूं? गियर एफ। और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालूंगा, और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालते समय मेटिंग गियर रिलेशन यूज कर सकते हो केवल पहले रो के लिए, क्योंकि पहले रो पे आर्म को क्या माने हो? फिक्स। तो ये जो रिलेशन लिख रहा हूं ये केवल और केवल कौन से रो के लिए वैलिड होगा? बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना फर्स्ट रो। क्या लिख सकते हो? जैसे मेरे को क्या आता है, गियर सी और गियर डी आपस में इंगेज्ड है, कौन से गियरिंग से? एक्सटर्नल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिख सकता हूं? स्पीड ऑफ गियर डी दैट इज एन डी अपॉन स्पीड ऑफ गियर सी, क्या होगा? अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो यानी टी सी बाई टी डी, और एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो इस रेशियो में कौन सा साइन आएगा? माइनस। बट यहां जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का, क्योंकि ये रिलेशन केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट रो पे आर्म को फिक्स माने है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एन डी अपॉन एन सी। फर्स्ट रो पे एन सी कितना है सर? +1। एक्चुअल एनसी मत पुट करने लगना, फर्स्ट रो का एनसी इक्वल टू माइनस ऑफ टीसी बाई टीडी। टीडीसी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी, टीडी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी। ठीक है, तो टीसी कितना दिया है? 30 और टीडी कितना है? 60। वैल्यू ध्यान से देखना ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। टीसी 30 और टीडी कितना है? 60। तो फर्स्ट रो के लिए गियर डी का स्पीड आ जाएगा, कितना आएगा? -30 डिवाइड बाई 60, इट इज कमिंग -1/2 या -0.5। तो ये फर्स्ट रो के लिए गियर डी का स्पीड है -0.5, और डी और ई कंपाउंड गियर है तो फर्स्ट रो के लिए गियर ई का भी स्पीड कितना हो गया? -0.5। अब डी तो इंगेज नहीं, अगला गियर एफ आ रहा है। गियर एफ किससे इंगेज है? ई से। कौन से गियरिंग से? एक्सटर्नल गियरिंग से। तो अगला मेरे को क्या पता है? ई और एफ मेटिंग गियर है, और कौन सी गियरिंग से कनेक्टेड है? एक्सटर्नल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिख सकता है? ये केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। एन एफ अपॉन एन ई इक्वल टू अपोजिट ऑफ टीथ रेशियो यानी टी ई अपॉन टी एफ, और एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो इस रेशियो में कौन सा साइन आएगा? माइनस। लेकिन ये केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है, तो जो भी स्पीड करोगे फुट करोगे फर्स्ट रो का, जो स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का। तो एन एफ अपॉन फर्स्ट रो के लिए एन ई निकाल चुका हूं क्या? एन ई और एन डी से, और कितना आया फर्स्ट रो पे? -0.5 इक्वल टू माइनस टी ई अपॉन टी एफ। टी ई नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई और टी एफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ। टी ई कितना है? 25,
और TF कितना है 65, ध्यान से देखना। तो 25 डिवाइड बाई 65, तो फर्स्ट रो के लिए गियर F का स्पीड आएगा, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 65 इंटू 0.5, इट इज कमिंग 5/27 प्लस साइन के साथ। अगर पॉइंट पे लिखना चाहो तो 0.19231 या 5/26। तो फर्स्ट रो के लिए गियर F का स्पीड कितना है 5/26 या 0.19231 या गया। तो फर्स्ट रो के लिए बाकी सारे गियर का और आर्म का स्पीड आ गया क्या, और जैसे ही आ गया ना तो सारे गियर का एक्चुअल स्पीड निकाल का फॉर्मूला निकालने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है। फर्स्ट रो ड्रॉ कर लिए तो आगे एकदम सिंपल स्टेप है, क्या करो इस पूरे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो x से, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करोगे x से, तो फर्स्ट रो ही पता करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो एकदम सिंपल स्टेप है, मल्टीप्लाई करो x से। तो 0 इंटू एक्स 0, ये क्या हो जाएगा x, ये माइनस 0.5x और ये क्या हो जाएगा 5/26x, और पूरे रो को x से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो y, पहले x से मल्टीप्लाई करोगे देन ऐड करोगे y से, तो 0 प्लस वाई y, ये x प्लस वाई, ये माइनस 0.5x प्लस वाई और ये 5/26x प्लस वाई, और ये जो फाइनल रो है ये एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला हो गया। जैसे आर्म का एक्चुअल स्पीड अब y है, गियर C का एक्चुअल स्पीड x प्लस वाई है, D और E का एक्चुअल स्पीड माइनस 0.5x प्लस वाई है, गियर F का एक्चुअल स्पीड 5/26x प्लस वाई है। तो अब मेरे को क्या करूंगा, हर गियर के या आर्म के स्पीड में दो अननोन आ रहा है x और y, तो अगर मैं x और y निकल गया तो अब किसी भी गियर या आर्म का स्पीड निकाल सकता हूं क्या, और x और y निकालने के लिए दो स्पीड क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, वो दिया है, बट यहां पर एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, या तो क्लॉकवाइज को प्लस लो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लो और क्लॉकवाइज को माइनस। तो अभी मैं क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं, ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। और फाइनल रो इज द फाइनल स्पीड फॉर्मूला। अब जैसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन अब एक्चुअल स्पीड देख सकते हो क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला निकाल चुके हो, गियर C का स्पीड 30 RPM एंटी क्लॉकवाइज, और मैं एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं क्या, तो मैं बोल सकता हूं क्या गियर C का स्पीड कितना दिया है -30 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गियर C का स्पीड -30 और गियर C के स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये है कितना है x प्लस वाई। तो एक तो मेरे को इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू -30, इक्वेशन 1। अगला क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, गियर F का स्पीड दिया है क्या, हाँ सर, गियर F का स्पीड कितना दिया है 60 RPM क्लॉकवाइज, और मैं क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूं, तो गियर F का स्पीड क्या हो गया +60, ठीक है। तो अब एक्चुअल स्पीड देख सकते हो, गियर F का एक्चुअल स्पीड कितना है +60, और गियर F का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ये F का 5/26x प्लस वाई, 5/26x प्लस वाई, और ये कितना है 60। दो इक्वेशन, दो अननोन x और y निकल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तो तुम लोग का काम है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, दो इक्वेशन दोनों निकल जाएगा, तो क्या आएगा 1 = 1 = -30, 5/26 = 1 = 60, कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, -111 x की वैल्यू 0.428 और y आ रहा है 81.428, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये क्या निकल गया x और y, जैसे ही x और y निकल गया, अब जिसका भी स्पीड पूछा है निकल जाएगा। तो मेरे को किसका स्पीड पूछा था, आर्म का, और आर्म का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फाइनल रो आर्म में y की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर दो, तो 81.428 RPM। इसका मतलब क्या, आर्म का स्पीड क्या होगा 81.428 RPM, और ये प्लस आया मतलब क्या होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या, अभी तो मैं मानना था ना कि शाफ्ट एक क्लॉकवाइज है और शाफ्ट बी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर्म का स्पीड क्लॉकवाइज आया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो शाफ्ट ए का डायरेक्शन है वही आर्म का डायरेक्शन होगा, बट अभी तो बस वैल्यू निकालना, और वैल्यू कितना आया 81.428 RPM, और RPM में ही पूछा है कितना 81.428 RPM, ठीक है। तो आर्म का स्पीड कितना आ रहा है 81.428 RPM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सन एंड द प्लेनेट गियर, ये गियर मेरा सन है और ये प्लेनेट गियर है, ठीक है। ऑफ एन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन इन द फिगर, हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ टीथ, मतलब जितना नंबर ऑफ टीथ सन गियर में उतना ही नंबर ऑफ टीथ प्लेनेट गियर में है। इफ द सन गियर एस एंड आउटर रिंग आर, ये आउटर रिंग है और ये हमेशा इंटरनल गियर होता है सन एंड प्लेनेट गियर में, रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एस इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा आर इक्वल टू -0.5 ओमेगा, मतलब ओमेगा एस का वैल्यू ओमेगा दिया है, ओमेगा आर का वैल्यू 0.5 ओमेगा दिया, और दोनों का डायरेक्शन सेम, और क्वेश्चन में डायरेक्शन भी ड्रॉ करके दिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहे हो, अगर टेबल ड्रॉ करते समय तो एंटी माइनस दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या हो रहा है कि हम लोग को एंगुलर स्पीड ऑफ आर्म निकालना है, ए बी, आर्म का एंगुलर स्पीड निकालना है। तो अगेन वही, पहले इसका क्या ड्रॉ कर लोगे, टेबलर मेथड यूज करो तो टेबल ड्रॉ कर लो। तो पहले ये मैं डायग्राम को अलग से बना लेता हूं,
और टेबल ड्रॉ करने के लिए सारे गियर का नंबर ऑफ टीथ पहले तो पता होना चाहिए। किसका स्पीड दिया वो बात की चीज है, जैसे मेरे को क्वेश्चन में सन गियर और रिंग गियर का स्पीड दिया कि वो बात की चीज है। पहले हम लोग को अगेन चूंकि आर्म लगा हुआ है यानी एपी साइक्लिक गियर ट्रेन है, तो मेरे को पहले सारे गियर के स्पीड का क्या ड्राइव करना पड़ेगा, फॉर्मूला ड्राइव करते समय किसका स्पीड दिया वो सब उसका कोई जरूरत नहीं है मेरे को, वो बाद में काम आएगा। बट पहले नंबर ऑफ टीथ का बात करें तो नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर और क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीथ ऑन प्लेनेट गियर, दोनों का नंबर ऑफ टीथ सेम बोला है क्या, तो एक बार के लिए इसको टी मान ले रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ टीथ ऑन सन और प्लेनेट दुनिया। तो अब मैं क्या करूंगा, टी के टर्म में नंबर ऑफ टीथ ऑन रिंग गियर निकालने की कोशिश करूंगा। वो निकालने के लिए क्या करो, वेरियस गियर के पीस सर्कल रेडियस को रिलेट करो, ठीक है। पर उससे पहले अगर मैं मॉड्यूल का बात करूंगा, सन एंड प्लेनेट गियर आपस में मेटिंग गियर है क्या, और मेटिंग गियर है तो उनका मॉड्यूल सेम होगा। अच्छा, प्लेनेट गियर इस रिंग गियर के साथ इंगेज्ड है क्या, तो प्लेनेट और रिंग गियर आर भी आपस में मेटिंग गियर है क्या, तो उनका भी मॉड्यूल सेम होगा क्या, क्योंकि मेटिंग गियर का मॉड्यूल सेम होता है। तो यहां मैं बोलूं क्या, सन प्लेनेट का मॉड्यूल सेम, प्लेनेट और रिंग गियर का मॉड्यूल सेम, तो मतलब तीनों गियर का मॉड्यूल सेम है, और तीनों गियर का मॉड्यूल सेम है तो एक बार के लिए सेम मॉड्यूल को क्या मान लेता हूं, एम। अब वेरियस गियर के पीस सर्कल रेडियस को रिलेट करो, कैसे रिलेट करोगे, ध्यान देना। ये मेरा सेंटर लाइन है गियर ए का भी, और ये इंटरनल गियर का भी सेंटर लाइन बीचों बीच आएगा, तो ये सेंटर पॉइंट है गियर इंटरनल गियर आर का भी। अच्छा, इंटरनल गियर आर दूसरे गियर के साथ इस पॉइंट से टच हो रहा है, दूसरे गियर से जहां से टच होगा ना वो उसका पीस सर्कल होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका पीस सर्कल है, तो मैं बोल सकता हूं क्या ये इंटरनल गियर आर का पीस सर्कल रेडियस है, हाँ सर, ये हो गया। अब इसको कैसे रिलेट कर सकता हूं, तो ये आर ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, ये गियर ए का पीस सर्कल और ये गियर ए का सेंटर, तो क्या ये पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर ए है क्या, हाँ सर। सिमिलरली ये जो है ये गियर पी या प्लेनेट गियर का सेंटर पॉइंट और ये प्लेनेट गियर का पीस सर्कल, तो क्या ये पीस सर्कल रेडियस ऑफ प्लेनेट गियर पी है क्या, हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो ये भी प्लेनेट गियर पी का सेंटर और ये प्लेनेट गियर पी का सर्कल पीस सर्कल है, तो ये भी प्लेनेट गियर पी का पीस सर्कल रेडियस होगा क्या, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं क्या आर आर इक्वल टू क्या होगा सर, आर ए प्लस आर पी यानी 2rp। तो आर आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर ए प्लस 2rp, क्लियर। और मेरे को क्या आता है, पीस सर्कल रेडियस क्या होता है, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2, और सारे का मॉड्यूल सेम है तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हर पीस सर्कल रेडियस के फल में मैं मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2 आ रहा है, तो 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो अगर उसको भी कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं m/2 कॉमन लेते जाऊंगा, तो पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर आर क्या होगा, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर आर डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, m/2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, टी आर इक्वल टू, यहां से भी m/2 कॉमन ले रहा हूं, तो गियर ए का पीस सर्कल रेडियस क्या होगा, मॉड्यूल m कॉमन ले लिया इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए टी ए डिवाइड बाय 2, 1/2 कॉमन ले लिया, प्लस ट्वाइस ऑफ पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर पी क्या होगा, मॉड्यूल कॉमन ले लिया इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी, यस सर, डिवाइड बाय 2 और 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा m/2 कट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहां से क्या आएगा, टी आर इक्वल टू टी ए प्लस 2tp। अब टी ए कितना है, टी है, सॉरी गियर ए किसको बोला हूं मैं, मैं एक छोटा सा ये है, मैं सन गियर को ए से डिनोट कर दिया ना, सन गियर है उसको एस से डिनोट किया तो उसको आर एस लिख दो, ठीक है। मैं सन गियर को ए से डिनोट कर दिया हूं, तो ये नंबर ऑफ पीस सर्कल रेडियस ऑफ सन गियर हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर, कुछ नहीं है, मैं नंबर ये इस पॉइंट ए को देख के गलती से इस गियर को ए ले लिया था, ये सन गियर है, सन गियर एस से डिनोटेड है ना, तो ये पी सर्कल रेडियस ऑफ गियर एस प्लस पी सर्कल रेडियस ऑफ गियर पी प्लस पी सर्कल रेडियस ऑफ गियर पी, तो ये क्या आएगा, आर एस प्लस 2rp, और ये m/2 कॉमन ले लूंगा तो टी एस बचेगा। अच्छा, नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर कितना दिया है, टी प्लस 2, नंबर ऑफ टीथ ऑन प्लेनेट गियर भी कितना है, टी, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन रिंग गियर कितना आ जाएगा, 3t, फाइनल वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन रिंग गियर क्या हो गया, 3t। तो तीनों गियर का नंबर ऑफ टीथ पता है क्या, तो अब मैं टेबल ड्रॉ कर सकता हूं। बस टेबल ड्रॉ करने के लिए देख लो कौन सा गियर किससे इंगेज्ड है और एक्सटर्नल गियरिंग की इंटरनल गियरिंग, तो पहले तो एस और पी मेटिंग गियर है क्या, और यहां दोनों एक्सटर्नल गियर है, मतलब ये गियरिंग एक्सटर्नल गियरिंग होगा। एक्सटर्नल गियरिंग मतलब अगर आर्म नहीं है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, आर्म नहीं है तो अभी आर्म का इफेक्ट आएगा तो लास्ट में अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, P और R आपस में इंगेज्ड है मतलब मेटिंग गियर, बट ये कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है, इंटरनल गियरिंग से। क्यों इंटरनल गियरिंग, क्योंकि यहां R इंटरनल गियर है, जब भी दो मेटिंग गियर में एक गियर इंटरनल है तो उस गियरिंग को इंटरनल गियरिंग बोलते हैं, क्लियर पॉइंट। अब टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल ड्रॉ करने में किसका स्पीड दिया किसका नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा टेबल ड्रॉ करते समय हमेशा क्या कंडीशन लेंगे, फर्स्ट रो पहले पता करना इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट रो पता करते समय किसका स्पीड दिया है क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रो में हमेशा क्या मानोगे, आर्म फिक्स, और फर्स्ट रो के लिए मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, लेकिन वो केवल और केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड होगा, और फर्स्ट रो में हमेशा क्या मान लोगे, आर्म फिक्स है, और कोई भी एक गियर का स्पीड +1, तो मैं गियर एस का स्पीड को क्या मान लेता हूं, +1,
और फिर फर्स्ट रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालूंगा, और बाकी गियर का स्पीड निकालते समय मेटिंग गियर रिलेशन यूज कर सकते हो, बट इस रिलेशन में मतलब दो गियर अगर आपस में मेटिंग गियर है और एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो उनका स्पीड रेशियो अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो होगा और माइनस साइन आएगा। इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड है तो उनका स्पीड रेशियो अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो होगा और प्लस साइन आएगा। लेकिन ये केवल और केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट रो में क्या माने आर्म क्या है, फिक्स है। एक्चुअल स्पीड उस पर नहीं पुट करोगे, उस रिलेशन में जो भी स्पीड करोगे पुट करोगे वो केवल फर्स्ट रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा वो केवल फर्स्ट रो के लिए निकलेगा। क्लियर पॉइंट। तो और फर्स्ट रो में हमेशा आर्म को फिक्स मानोगे, आर्म को फिक्स यानी आर्म का स्पीड फर्स्ट रो में कितना, 0, और कोई भी एक गियर का स्पीड +1, तो मैं गियर एस का स्पीड कितना मान लिया हूं, +1, और फर्स्ट रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालेंगे। तो गियर सी से कौन सा गियर इंगेज्ड है, पी, तो अगले कॉलम में गियर पी लिख दे रहा। पी से कौन सा गियर इंगेज्ड है, आर, तो अगले कॉलम में गियर आर लिख ले रहा। तो फर्स्ट रो के लिए गियर पी और आर का स्पीड निकालेंगे। कैसे, एस और पी आपस में इंगेज्ड है क्या, ये जो भी रिलेशन लिख रहा हूं ये केवल और केवल कौन से रो के लिए वैलिड है, फर्स्ट रो के लिए। तो फर्स्ट रो में एस और पी आपस में मेटिंग गियर है और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ गियर पी अपॉन स्पीड ऑफ गियर एस इक्वल टू अपोजिट ऑफ टीथ यानी टी एस अपॉन टी पी, और एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ माइनस है। जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का, क्या आ जाएगा, एन पी। फर्स्ट रो में गियर एस का स्पीड कितना है, +1 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एस टी, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी बी टी। तो यहाँ से फर्स्ट रो के लिए एनपी आ जाएगा, कितना आ रहा है, -1। क्लियर है पॉइंट। तो फर्स्ट रो के लिए गियर पी का स्पीड कितना आया, -1। अब गियर आर का, पी और आर आपस में इंगेज्ड है और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है, इंटरनल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए यहाँ जो भी रिलेशन लिख रहा हूँ केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। पी और आर आपस में मेटिंग गियर है, हाँ सर, और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है, इंटरनल गियरिंग से। तो क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट रो के लिए, स्पीड ऑफ गियर आर अपॉन स्पीड ऑफ गियर पी इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट ऑफ टीथ यानी टीपी अपॉन टी आर, और इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। और ये केवल फर्स्ट, यहाँ जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का, तो स्पीड ऑफ गियर आर अपॉन फर्स्ट रो में स्पीड ऑफ गियर पी कितना आया, -1 आया है क्या, हाँ सर, इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी कितना है, टी, अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर आर कितना है, 3t। तो फर्स्ट रो के लिए गियर आर का स्पीड आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लिए गियर आर का स्पीड कितना है, -1/3। क्लियर। और जैसे ही फर्स्ट रो के लिए सारे गियर का स्पीड निकालिए, तो अब सारे गियर का और आर्म का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है। पहले हमेशा क्या करोगे, अगले रो में मल्टीप्लाई एक्स, तो पूरे रो पे एक्स मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू एक्स 0, ये +1 था ना, +1 इंटू एक्स एक्स, -1 इंटू एक्स -x, और ये -x/3। एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे रो पे क्या करोगे, ऐड y, तो ये क्या आ जाएगा, 0 + y, ये क्या आएगा, x + y, ये क्या आएगा, -x + y, और ये क्या आएगा, -x/3 + y। और जो फाइनल रो है वो एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला है, मतलब आर्म का एक्चुअल स्पीड y, s का एक्चुअल स्पीड x + y, p का एक्चुअल स्पीड -x + y, और r का एक्चुअल स्पीड -x/3 + y। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में किसका स्पीड दिया है, क्या दिया है। क्लियर। और ये करते समय अभी मैं क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं। चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो और क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में किसका स्पीड दिया है, पहले मेरे को क्वेश्चन में गियर एस का स्पीड दिया है क्या, ओमेगा, और डायरेक्शन क्या दिया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं, तो एक तरह से बोलूं क्या, गियर एस का स्पीड -ओमेगा है अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहे हो। तो मेरे को क्वेश्चन में गियर एस का स्पीड दिया है कितना, -ओमेगा, ठीक है। और गियर एस के एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या आया है, x + y आया है क्या, तो क्या दिया है, x + y, और x + y इक्वल टू कितना, -ओमेगा। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन में रिंग गियर आर का भी स्पीड दिया है क्या, हाँ सर, कितना दिया है, रिंग गियर आर का स्पीड 0.5 ओमेगा, और उसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं क्या, तो एक तरह से रिंग गियर आर का स्पीड कितना दिया है, -0.5 ओमेगा, हाँ सर। तो रिंग गियर आर का स्पीड कितना दिया है, -0.5 ओमेगा, और रिंग गियर आर के स्पीड का फॉर्मूला क्या आया है, -x/3 + y, -x/3 + y इक्वल टू -0.5 ओमेगा। दो इक्वेशन, दो अननोन x और y निकल जाएगा क्या, तो फिर जिसका भी स्पीड पूछा है वो निकल जाएगा। क्या करोगे, अगर मैं 1 और 2 को सब्सट्रेट कर दूं तो y कट जाएगा तो x निकल जाएगा, तो मैं 1 - 2 कर दे रहा। अब ये तो कैलकुलेशन है, तो क्या आएगा, LHS में x और -2 कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/3। दूसरा ये y और ये माइनस प्लस -y, तो y कट जाएगा क्या, इक्वल टू RHS। पहले 1 ना, 1 में क्या है, माइनस ओमेगा, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 ओमेगा। तो कितना आएगा, ये x + x/3 कितना आएगा, 3x + x 4x/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इक्वल टू
ये -1 प्लस 0.5, तो ये -0.5 ओमेगा आएगा क्या? हाँ सर, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है? -0.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। x इक्वल टू, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 0.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इट इज कमिंग -0.375 ओमेगा। और x की वैल्यू जो आई, जिस साइन के साथ आई, कोई भी एक इक्वेशन पुट कर दो, तो इसमें पुट कर दे रहा हूं तो क्या निकल जाएगा? y, x कितना आया? -0.375 ओमेगा प्लस y इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? y क्या आएगा? माइनस ओमेगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 0.375 ओमेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? y कितना आएगा? -1 प्लस 0.375, ये तो कैलकुलेशन है। y कितना आ रहा है? -0.625 ओमेगा। ये आ गया। तो अब जिसका भी स्पीड पूछा है मेरे को निकल जाएगा। क्वेश्चन में किसका स्पीड पूछा है? आर्म का। तो आर्म का स्पीड, और आर्म का स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आया है? y। तो आर्म का स्पीड निकालना है ना, यहाँ अलग से निकाल रहा हूँ। तो ओमेगा आर्म, इसका फॉर्मूला क्या है? y, और y की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर दो, तो -0.625 ओमेगा। माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है ना, क्या आ गया? 62.625 ओमेगा वैल्यू आ गया। और डायरेक्शन ये नेगेटिव आया, मतलब मैं क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिया हूं क्या? तो आर्म के स्पीड का अगर डायरेक्शन पूछा है तो एंटी क्लॉकवाइज। बाकी वैल्यू तो कितना आया? 0.625 ओमेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो आर्म का स्पीड आ गया 0.625 ओमेगा, डायरेक्शन अगर पूछता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तो बस वैल्यू पूछा है, तो आर्म का स्पीड कितना आया? 0.625 ओमेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ऑप्शन ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। इन द रिडक्शन गियर ट्रेन सोन इन फिगर, द नंबर ऑफ टीथ ऑन इनपुट गियर, क्वेश्चन में बता दिया ये मेरा इनपुट गियर है एस। ठीक है, ठीक है, डायग्राम को अलग से कॉपी भी कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या रहा है? नंबर ऑफ टीथ ऑन इनपुट गियर एस इज 24। तो ये मेरा इनपुट गियर है, और नंबर ऑफ टीथ ऑन इनपुट गियर एस दिया है कितना? 24। द कंपाउंड गियर पी एंड सी हैव 30 एंड 18 टीथ रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले तो ये गियर पी है, ये सी, ये एक ही साइड में माउंट है, मतलब ये कंपाउंड गियर है। ठीक है, और इनका नंबर ऑफ टीथ दिया है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी कितना दिया है? 30, एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर सी कितना दिया है? 18। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इंटरनल गियर ए इज फिक्स्ड। पहले तो एक गियर ए कैसा गियर है? इंटरनल गियर। ठीक है, और वो क्वेश्चन में क्या बोला है? फिक्स है। और फिक्स है मतलब इसको अलग से लिख दे रहा हूं, इंटरनल गियर ए फिक्स है, तो ए का स्पीड कितना दिया है? 0। ठीक है, लेकिन इसमें आर्म लगा हुआ है क्या? हाँ, तो अभी किसका स्पीड दिया किसका नहीं दिया वो बात की चीज है। पहले सारे गियर का स्पीड का फॉर्मुला डिराइव करूंगा, वो डिराइव करते समय किसका स्पीड दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टेबलर मेथड से पहले फॉर्मुला डिराइव करेंगे। हाँ, लेकिन बाद में जब मैं फॉर्मुला डिराइव कर लूंगा तब स्पीड का जरूरत पड़ेगा। तो गियर ए फिक्स है, तो ए का एक्चुअल स्पीड कितना दिया है? 0। ठीक है, और ए इंटरनल गियर है। ठीक है, इंटरनल गियर डी इज आउटपुट गियर, तो ये गियर डी भी इंटरनल गियर हो तो खैर डायग्राम से दिख रहा है, और ये मेरा आउटपुट गियर है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, मॉड्यूल ऑफ ऑल गियर आर सेम, तो मॉड्यूल सारे गियर का सेम है तो उसको एम मान लेता हूं। तो मेरे को क्या पूछा है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इनपुट गियर। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या आ रहा है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इनपुट गियर अपॉन आउटपुट गियर इज, और क्वेश्चन में बोल रखा है इनपुट गियर मेरा एस है तो एनएस, अपॉन आउटपुट गियर मेरा डी है तो एनडी, तो मेरे को एनएस बाई एनडी निकालना है। क्लियर पॉइंट? तो ये रेशियो निकल जाएगा, बट ये रेशियो निकालने के लिए पहले मेरे को सारे गियर के स्पीड का फॉर्मुला डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है सर? आर्म। और फॉर्मुला डिराइव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? टेबलर मेथड। ये डिराइव करते समय किसका स्पीड दिया है क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मुला डिराइव करने के लिए पहले फर्स्ट रो बनाओगे, फर्स्ट रो में हमेशा आर्म को फिक्स, कोई भी एक गियर का स्पीड +1, और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालोगे, और वो निकालते समय पहले रो के लिए मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। बट वो टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले मेरे को सारे गियर का नंबर ऑफ टीथ पता होना चाहिए क्या, तभी सारे गियर का स्पीड का फॉर्मुला लगा पाओगे। तो मेरे को एस का नंबर ऑफ टीथ दिया, पी का दिया, सी का दिया, गियर ए और डी का नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग वेरियस गियर के पिच सर्कल रेडियस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया, सारे गियर का मॉड्यूल सेम है तो उसको एम मान लिया हूं। तो ए का नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। ये मेरा गियर ए इंटरनल गियर है, और पी से इस पॉइंट से टच हो रहा है, तो ये ए का पिच सर्कल होगा और पूरा ऐसे नीचे आएगा क्योंकि ये इंटरनल गियर है, और इंटरनल गियर का सेंटर लाइन हमेशा बीचों बीच होता है, तो ये उसका सेंटर लाइन होगा क्या?
ठीक है, इस डायग्राम में कर लेता हूं, ये बड़ा है। तो ये गियर ए का पीस सर्कल, ये उसका सेंटर लाइन। तो मैं बोल सकता हूं क्या ये पूरा जो डिस्टेंस है गियर ए का पीस सर्कल रेडियस है? हाँ सर। और ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये गियर एस का सेंटर लाइन भी है और ये गियर एस का पीस सर्कल, तो ये पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर एस होगा। हाँ सर। प्लस ये सेंटर लाइन गियर पी का है, गियर सी का भी ये बड़ा भी, यहां गियर पी आ रहा है, और ये गियर पी एस से यहां एंगेज है, तो ये गियर पी का पीस सर्कल। तो क्या ये पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर पी है क्या? सिमिलरली ये भी गियर पी का पीस सर्कल और ये गियर पी का सेंटर लाइन, तो ये भी पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर पी है क्या? तो मैं लिख सकता हूं क्या पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर ए दैट इज आर ए इक्वल टू आर एस प्लस आरपी प्लस आरपी, और दो बार प्लस आरपी यानी 2rp हो जाएगा क्या? तो एक रिलेशन तो क्या आ जाएगा सर, आर ए इक्वल टू आर एस प्लस 2rp। ठीक है, और मैं पीस सर्कल रेडियस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2। सारे का मॉड्यूल सेम है तो मैं m कॉमन ले लूंगा, और सब में नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2 आ रहा है तो 1/2 भी आ रहा है, तो मैं m/t को कॉमन ले लेता हूं, तो दोनों साइड से कट जाएगा। तो क्या होगा, ये इस मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ m/2 कॉमन ले लिया, तो मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए डिवाइड बाय 2 m/2 कॉमन ले लिया हूं, इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड्यूल m/2 पहले तो कॉमन ले लिया, तो आर एस क्या होगा, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एस दैट इज ts डिवाइड बाय 2, तो m/2 कॉमन ले लिया हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ आरपी। आरपी क्या होगा, मॉड्यूल m कॉमन ले लिया, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर p डिवाइड बाय 2 और 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये आएगा, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, m/2 कट जाएगा, तो TA इक्वल टू ts प्लस 2TP। ts नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एस कितना दिया है 24 प्लस 2 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर p कितना दिया है 30, तो कितना आ जाएगा 32 जा 60 प्लस 24 कितना हो जाएगा 84। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए निकल गया, यहां लिख दे रहा हूं कितना 84। अब क्या बचा, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी, वो कैसे निकालोगे, तो गियर डी भी इंटरनल गियर है, तो ये उस सी से यहां से कनेक्टेड है, तो ये उसका पीस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और इंटरनल गियर तो उसका सेंटर लाइन बीचों बीच आएगा, यानी ये, तो ये क्या हो गया मेरा पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर डी। अब ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना, ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गियर सी का पीस सर्कल है और ये गियर सी का पीस सेंटर लाइन है, तो ये डिस्टेंस तो पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर सी होगा क्या? हाँ सर। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इधर तो कोई गियर नहीं दिख रहा है, बट ऐसे समझना ये पूरा एक लाइन है, ये दोनों शाफ्ट का क्वेश्चन में दिख रहा है एक्सिस सेम है, तो मैं बोल सकता हूं क्या ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा रखा हूं, ये आरएस है और ये आरपी है, तो ये डिस्टेंस आरएस प्लस आरपी है क्या? तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा आरएस प्लस आरपी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर डी दैट इज ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस यानी आरएस प्लस आरपी प्लस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है आरसी। तो यहां से अगर मैं लिखूं, यहां जगह यहां लिख दे रहा हूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीस सर्कल रेडियस ऑफ गियर डी इक्वल टू आरएस प्लस आरपी प्लस आरसी। और पीस सर्कल रेडियस क्या होता है, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय 2, सबका मॉड्यूल सेम है तो m कॉमन ले लेता हूं और 1/2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा m/2 कॉमन ले लिया, तो rd क्या होगा, मॉड्यूल कॉमन ले लिया, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी डिवाइड बाय 2 1/2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू m/2 कॉमन ले लिया हूं, तो rs क्या होगा, मॉड्यूल कॉमन ले लिया है इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एस ts डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लिया, सिमिलरली ये मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर p डिवाइड बाय 2 प्लस ये क्या होगा, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर c डिवाइड बाय 2, क्या होगा m/2 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा td इक्वल टू ts प्लस tp प्लस tc। ts कितना है सर 24 प्लस tp कितना है 30 प्लस tc कितना है 18, तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर d कितना आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन है 30 प्लस 24 प्लस 18, इट इज कमिंग 72। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर d कितना आ गया 72। और जैसे सारे गियर का नंबर ऑफ टीथ पता चल गया, अब मैं इसके लिए हर गियर के स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, टेबलर मेथड। तो टेबलर मेथड में हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पहले कंडीशन, और हमेशा पहले रो के लिए क्या कंडीशन मानेंगे, क्वेश्चन में किसका स्पीड दिया क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, पहले रो में हमेशा क्या मान लेंगे, आर्म फिक्स है, और पहले रो के लिए मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हो केवल पहले रो के लिए, और कोई भी एक गियर का स्पीड +1 मान लेंगे, तो हम लोग किसका स्पीड मान लेते हैं, ये गियर एस है, गियर एस का ही स्पीड क्या मान लेते हैं +1, और पहले गियर के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालेंगे, और बाकी गियर का स्पीड निकालते समय फर्स्ट रो पे मेटिंग गियर वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले तो फर्स्ट रो में आर्म को फिक्स माने, यानी आर्म का स्पीड 0 और गियर एस का स्पीड कितना माने हैं +1, और पहले रो के लिए बाकी गियर का स्पीड निकालेंगे, कैसे, पहले गियर एस से कौन सा गियर माइटिंग है, तो गियर एस से गियर पी इंगेज्ड है क्या, तो अगले कॉलम में पी लिख दे रहा हूं। अच्छा, पी और सी कंपाउंड गियर है क्या, तो जो स्पीड और डायरेक्शन पी का होगा वही स्पीड और डायरेक्शन सी का होगा, तो पी और सी को एक ही कॉलम में लिख लेता हूं। अच्छा, अगला गियर पी और किसी से इंगेज्ड है क्या, तो गियर पी गियर ए से इंगेज्ड है इंटरनल गियरिंग से,
कौन सा गियर किससे इंगेज है वो देखना आना चाहिए, और एक्सटर्नल गियरिंग की इंटरनल गियरिंग, जैसे यहां रिलेट कर सकते हो एस और पी आपस में इंगेज्ड है एक्सटर्नल गियरिंग से, पी और ए आपस में इंगेज्ड है इंटरनल गियरिंग से, ठीक है। सी और डी आपस में इंगेज्ड है इंटरनल गियरिंग से, क्योंकि डी गियर इंटरनल है, ठीक है, ये हो गया। तो चूंकि गियर पे ए से इंगेज्ड है तो अगले कॉलम में गियर ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए अब आगे किसी और से इंगेज नहीं है। अच्छा, गियर डी किससे इंगेज्ड है? सी से, तो इधर तो सी ऑलरेडी लिखा चुका है, और सी डी से इंगेज्ड है, तो एक कॉलम में क्या लिख दे रहा हूं? डी। और पहले रो के लिए मेटिंग गियर रिलेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले रो पे आर्म को क्या मानो? फिक्स, बट उसमें रिलेशन में जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का होना चाहिए, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का होगा, ठीक है। तो क्या करता हूं, चूंकि एस का स्पीड +1 और एस किससे इंगेज्ड है? गियर पी से। क्या, कौन से गियरिंग से? एक्सटर्नल गियरिंग से। तो पहले रो के लिए मैं पी का स्पीड निकालूंगा, कैसे? एस और पी मेटिंग गियर है, और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है? एक्सटर्नल। ये केवल और केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू अपोजिट ऑफ टीथ रेशियो यानी टीएस अपॉन टीपी, और चूंकि एक्सटर्नल गियरिंग से कनेक्टेड है तो इस रेशियो में कौन सा साइन आएगा? माइनस। यहां जो भी स्पीड पुट करोगे फर्स्ट रो का, जो भी स्पीड निकलेगा फर्स्ट रो का। तो एनपी, और फर्स्ट रो में एस का स्पीड कितना है? +1 इक्वल टू माइनस टीएस नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एस, टीपी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी। टीएस कितना है? 24, और टीपी कितना है? 30। तो ये कितना होगा? 24 अपॉन 30। तो फर्स्ट रो के लिए गियर पी का स्पीड आएगा, कितना आएगा? -24 डिवाइड बाई 30। इट इज कमिंग -4/5। इसको पॉइंट पे भी लिख सकते हो चाहो तो, -0.8। तो फर्स्ट रो के लिए गियर पी का स्पीड कितना आ गया? -4/5 या -0.8। सो -4/5 या -0.8, ठीक है। और चूंकि पी और सी कंपाउंड गियर, तो जो पी का स्पीड है वही सी का स्पीड होगा, ठीक है। अब गियर ए किससे इंगेज्ड है सर? गियर पी से। कौन से गियरिंग से? इंटरनल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिख सकते हो? चूंकि पी और ए आपस में इंगेज्ड है यानी मेटिंग गियर, और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है? इंटरनल गियरिंग। तो फर्स्ट रो के लिए, केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। क्या लिख सकता हूं मैं? स्पीड ऑफ गियर ए अपॉन स्पीड ऑफ गियर पी इक्वल टू अपोजिट ऑफ टीथ का रेशियो यानी टीपी अपॉन टीए, और चूंकि इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड है तो इस रेशियो में कौन सा साइन आएगा? प्लस। अब स्पीड ऑफ गियर ए अपॉन नीचे में स्पीड ऑफ गियर पी का स्पीड कितना है? -4/5 इक्वल टू जो भी पुट करोगे फर्स्ट रो का स्पीड। तो फर्स्ट रो में गियर पी का स्पीड यही था ना, टीपी बाई टीए। टीपी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पी और टीए नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए। तो टीपी कितना है? 30, और टीए कितना है? 84। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 30 डिवाइड बाई 84। तो फर्स्ट रो के लिए गियर ए का स्पीड आ जाएगा क्या? ये फर्स्ट रो के लिए है, कितना आएगा? 30 डिवाइड बाई 84 into -4 डिवाइड बाई 5। इट इज कमिंग -2/7। ये आ गया। तो फर्स्ट रो के लिए गियर ए का स्पीड कितना आ रहा है? -2/7। क्लियर पॉइंट। अगला डी, और गियर डी किससे इंगेज्ड है? गियर डी किससे इंगेज्ड है? सी से। कौन से गियरिंग से? इंटरनल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या रिलेशन लिख सकता हूं? जो भी रिलेशन लिख रहा हूं केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। तो सी और डी आपस में मेटिंग गियर है, हाँ सर, और कौन से गियरिंग से कनेक्टेड है? इंटरनल गियरिंग से। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? ND अपॉन NC इक्वल टू अपोजिट ऑफ टीथ रेशियो यानी TC अपॉन TD, और इंटरनल गियरिंग से कनेक्टेड तो इस रेशियो में कौन सा साइन आएगा? प्लस। ये केवल फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। क्या आ जाएगा? ND अपॉन फर्स्ट रो पे गियर C का स्पीड, और फर्स्ट रो में गियर C का स्पीड कितना है? -4/5 इक्वल टू TC अपॉन TD। TC क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C, और TD क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर T। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C 18 है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर D 72 है। तो क्या आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 72। तो फर्स्ट रो के लिए गियर डी का स्पीड आएगा, इधर प्लस और ये माइनस, तो माइनस आएगा। क्या, कितना आएगा? 18 डिवाइड बाई 72 इंटू -4 डिवाइड बाई 5। इट इज कमिंग -1/5। इसको पॉइंट पे भी लिख सकते हो चाहो तो, या -0.2। तो फर्स्ट रो के लिए गियर डी का स्पीड कितना आया? -1/5 या -0.2। क्लियर है। और जैसे ही आ गया तो अब बाकी गियर का स्पीड का, सारे गियर का और आर्म के स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला निकल जाएगा। उसके लिए हमेशा क्या करोगे? पहले फर्स्ट रो पे मल्टीप्लाई करो x, और x मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × x 0, ये 1 × x, ये -4/5x, ये -2/7x, और ये -1/5x। x मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे रो पे क्या करोगे? ऐड करोगे y। क्या जाएगा? y। तो ये 0 + y y, ये क्या होगा? x + y, ये क्या होगा? -4/5x + y, ये क्या होगा? -2/7x + y, और ये क्या होगा? -x/5 + y।
तो ये फाइनल रो एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या, मतलब आर्म का एक्चुअल स्पीड y, गियर s का एक्चुअल स्पीड x प्लस वाई, ये p और c का एक्चुअल स्पीड ये हो गया, गियर a का एक्चुअल स्पीड ये हो गया, और गियर d का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया। क्लियर पॉइंट। अब मेरे को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रेशियो निकालना था, स्पीड ऑफ इनपुट गियर, और इनपुट गियर कौन सा था याद होगा तो s अपॉन स्पीड ऑफ आउटपुट गियर कौन सा था d। तो हम लोग को ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ इनपुट गियर अपॉन स्पीड ऑफ आउटपुट गियर, यही बोला है, इनपुट गियर कौन सा है s अपॉन आउटपुट गियर कौन सा है d, ये निकालना है। और ये कितना आएगा, तो गियर s का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई, तो ऊपर में क्या आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन गियर डी का आउटपुट गियर का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या है माइनस एक्स बाई फाइव प्लस वाई, तो नीचे में क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाई फाइव प्लस वाई। अच्छा अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ना मेरे को y और x पे एक भी रिलेशन निकालोगे, क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है तो काम चल जाएगा। तो उसके लिए मेरे को x और y पे रिलेशन निकालने के लिए कम से कम एक स्पीड तो दिया होना जरूरी है क्या, और क्वेश्चन में एक स्पीड दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला गियर a फिक्स है, तो गियर a का एक्चुअल स्पीड कितना होगा 0, तो उसका यूज करके मैं x और y पे रिलेशन निकालूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, गियर a क्या है फिक्स है, तो a का एक्चुअल स्पीड कितना दिया है 0, ये a का एक्चुअल स्पीड, तो a का एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या आया है, कहां है गियर a, ये रहा, ये फॉर्मूला है, कितना आया है माइनस 2/7x प्लस वाई, तो यहां से x और y पे रिलेशन आएगा, क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2/7x, और कोई स्पीड नहीं दिया है, बट y और x का यहां रिलेशन पुट कर दोगे ना, तो चूंकि मेरे को रेशियो पूछा तो रेशियो निकल जाएगा, y इक्वल टू कितना आया 2/7x, तो ये x प्लस y इक्वल टू 2/7x, नीचे माइनस x/5 प्लस y इक्वल टू 2/7x, तो ऊपर नीचे से x कॉमन निकल के कट जाएगा क्या, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2/7 डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा माइनस 1/5 प्लस 2/7, ये कैलकुलेशन है कर लेना, ये सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रहा है 15, यानी स्पीड ऑफ इनपुट गियर अपॉन आउटपुट गियर का रेशियो पूछा था, और ये रेशियो कितना आ रहा है 15, सिंपल था क्वेश्चन, कितना आ गया रेशियो 15, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इनपुट गियर अपॉन आउटपुट गियर इज 15। क्लियर, तो ये हम लोग का गियर ट्रेन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके सो स्टूडेंट, हम लोगों ने अब तक गियर ट्रेन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से रिलेटेड टॉपिक के डिस्कस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन वर्ग क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हैज ए स्ट्रोक लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, मेरे को स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है कितना, कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूं 40 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट पे रखोगे तो 0.4 मीटर, तो मैं क्रैंक का लेंथ लिख सकता हूं क्या, क्रैंक के लेंथ को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और क्रैंक का लेंथ क्या होता है स्ट्रोक लेंथ डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड दिया, मैं लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड को स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूं, ये कितना दिया है 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर। ठीक है, व्हेन द क्रैंक एंगल इज 30 डिग्री, जिसको मैं थीटा से डिनोट करूंगा, तो उस केस में पिस्टन एफर्ट दिया है, पिस्टन एफर्ट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं 4 किलो न्यूटन यानी कि 4000 न्यूटन। तो मेरे को पूछा है कि अगर इतना पिस्टन एफर्ट है तो उसके कारण कितना टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक आएगा, क्रैंक एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कभी भी पिस्टन एफर्ट दिया है और उसके कारण मेरे को टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक पूछा है, तो इसका फॉर्मुला ध्यान रखो, सीधा ये फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसको फॉर्मुले से सॉल्व कर लेना। सपोज ये कोई भी एक सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये क्रैंक एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री दिया, वो सब बाद में देख लेंगे। इस समय इस कनेक्टिंग रॉड का इस हॉरिजॉन्टल से एंगल को मैं डिनोट करूंगा बीटा से, ठीक है, ये एंगल को मैं बीटा बोल दे रहा हूं। पिस्टन एफर्ट एफ दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में आएगा, और इसके कारण मेरे को निकालना है कि क्रैंक पे कितना टर्निंग मूवमेंट आएगा। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि पिस्टन एफर्ट एफ के कारण क्रैंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, क्योंकि उसी के कारण क्रैंक टर्निंग मूवमेंट आएगा, और इस पिस्टन एफर्ट एफ के कारण क्रैंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना फोर्स आएगा उसको हम एफटी से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग क्रैंक एफर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा ना, तो ध्यान देना, इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो पहले तो इस जॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा ना, तो इस जॉइंट से यहाँ ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर मेरा पिस्टन एफर्ट एफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां पर मेरा क्या आएगा, इस एफ के कारण कनेक्टिंग रॉड के अलोंग एक फोर्स आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट अलोंग कनेक्टिंग रॉड, जिसको हम लोग एफसी से डिनोट करेंगे। ये एफ इधर है, तो जाहिर सी बात है इसके अलोंग जो थ्रस्ट आएगा ना उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा एफसी का। क्लियर, किसी भी दिक्कत, यहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको मैं एफएन बोल दे रहा, बट अभी उसका जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अल्टीमेटली ये एफसी अल्टीमेटली ये क्रैंक पर ट्रांसफर हो जाएगा ना, जैसे ये कंप्रेशन में तो यहां ऐसे दिखाऊं तो इस जॉइंट का एफबीडी बनाया तो एरो इधर आएगा, वैसे इस जॉइंट का एफबीडी बनाओगे तो एफसी का एरो इधर आएगा क्या, तो जब मैं इसको क्रैंक का एफबीडी पे दिखाऊंगा ना, ये एंगल मेरा ठीक है, तो एफसी कुछ इधर आएगा, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा प्लस बीटा होगा। कैसे, ध्यान देना, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है बीटा,
ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल क्या होगा 180 इन माइनस इन ब्रैकेट थीटा प्लस बीटा, और ये पूरा 180, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा थीटा प्लस बीटा, और ये FC। अब इस FC को रिजॉल्व कर देंगे क्रैंक के परपेंडिकुलर और क्रैंक के अलोंग, तो जो अलोंग कंपोनेंट है उसको हम लोग FR से डिनोट करते हैं, और जो क्रैंक के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको FT। यहां मेरे लिए FT ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रैंक एफर्ट है और इसी के कारण क्या आएगा टर्निंग मूवमेंट। अब यहां से क्या होगा, अगर यहां नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये एंगल बीटा है क्या, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो करोगे ना, तो यहां से एक रिलेशन आएगा F इक्वल टू FC cos बीटा, सारा रिलेशन को F के टर्म में निकालेंगे, तो FC इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन cos बीटा। इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो कि कभी भी इसमें पिस्टन एफर्ट के कारण थ्रस्ट कितना आएगा कनेक्टिंग रॉड के अलोंग, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है FC इक्वल टू F अपॉन cos बीटा। अब इस FC का कंपोनेंट जो क्रैंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है वो FT है क्या, और इसका क्रैंक के अलोंग से एंगल थीटा प्लस बीटा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा प्लस बीटा होगा क्या, तो ये जो क्रैंक एफर्ट FT है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया FC साइन थीटा प्लस बीटा, और FC कितना है F अपॉन cos बीटा, तो FT निकालने का फॉर्मूला गया F अपॉन cos बीटा इनटू साइन थीटा प्लस बीटा। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद, और इसको ऐसे याद रखना भाई, FC का फॉर्मूला याद रखो F अपॉन cos बीटा, और FC का कंपोनेंट जो क्रैंक के परपेंडिकुलर है वो FT, तो वो क्या होगा FC साइन थीटा प्लस बीटा, और FC कितना है F अपॉन cos बीटा, फिर पुट कर देना, और टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक FT के कारण आएगा, तो टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक क्या हो जाएगा FT इंटू R, ये FT का फॉर्मूला और R क्रैंक का लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट अब ये रिलेशन को लिखूं तो टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक का रिलेशन क्या हो गया FT इंटू R, और FT क्या है FC साइन थीटा प्लस बीटा, और FC क्या है F अपॉन cos बीटा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है FT का F अपॉन cos बीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा, ये तो गया FT इंटू टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक के लिए क्या करोगे इंटू क्रैंक का लेंथ। तो मेरे को F दे रखा है पिस्टन एफर्ट, थीटा भी दे रखा है, बीटा निकाल लो ये डायग्राम से, तो ठीक है, तो ये डायग्राम इसी डायग्राम में करना तो यहीं कर दो, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, तो बीटा निकल जाएगा। लेंथ ऑफ द क्रैंक को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड को L से डिनोट कर रहा हूं क्या, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन लॉ लगाऊं तो साइन लॉ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड दिया हुआ है सॉरी 0.8 मीटर, लेंथ ऑफ द क्रैंक दिया है 0.2 मीटर, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 और इसके सामने कितना एंगल आ रहा है 30, तो मैं क्या लिख सकता हूं 0.8 अपॉन साइन 30 इक्वल टू ये लेंथ कितना है 0.2 और इसके सामने इस ट्रायंगल में कितना एंगल आ रहा है बीटा, तो अपॉन साइन बीटा, तो यहां से क्या निकल जाएगा बीटा निकल जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा और बीटा निकल जाएगा, क्या आएगा साइन बीटा इक्वल टू, बाकी तो कैलकुलेशन है 0.2 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई 0.8, इट इज कमिंग 0.125 साइन इनवर्स आंसर, बीटा इज कमिंग 7.181 डिग्री और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक एफ पिस्टन एफर्ट 4000 न्यूटन अपॉन कॉस बीटा, बीटा कितना है 7.181 डिग्री इंटू साइन थीटा प्लस बीटा, थीटा कितना है 30 प्लस बीटा 7.181 इंटू क्रैंक का लेंथ, और क्रैंक का लेंथ कितना है 0.2 मीटर, तो यहां से क्या निकल जाएगा टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक कितना आएगा साइन 30 प्लस 7.181 इंटू 4000 डिवाइड बाई कॉस 7.181 इंटू 0.2, इट इज कमिंग 487.29 और सब ऐसा यूनिट पे ले जाऊं तो किस यूनिट पे आएगा ये न्यूटन मीटर, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक कितना आ रहा है 487.29 न्यूटन मीटर, क्लियर बट, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन लिया हूं मैंने, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, द कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ स्टीम इंजन हैज अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ 100 kg, तो ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर, ऐसे यूनिट पे बात करोगे तो 1.2 मीटर, और कनेक्टिंग रॉड के मास को हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं, कितना दिया 100 kg। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम बिग एंड, मतलब यहाँ कनेक्टिंग रॉड का एक एंड बिग है और एक एंड स्मॉल होगा, एक एंड बिग है तो एक स्मॉल होगा क्या, तो मान लो ये मेरा बिग एंड है, इसको है ना, और ये मेरा स्मॉल एंड है, ठीक है, चाहो तो इधर थोड़ा छोटा बना लो एंड को, ये मेरा स्मॉल एंड है लिख दे रहा हूं और ये बिग एंड है, और बिग एंड है तो ज्यादा मास इधर होगा क्या, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाहिर सी बात है बिग एंड के ज्यादा पास होगा, तो बिग एंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो ये मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीटर में लिखोगे तो 0.5 मीटर, और ये 0.5 है तो स्मॉल एंड से जाहिर सी बात है कितना डिस्टेंस होगा 0.7 मीटर, ये दे रखा है, क्लियर बट। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज 30 सेंटीमीटर,
तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड को केजी से डिनोट करो तो 30 या 0.3 मीटर अगर इसका जरूरत है तो ये हो गया, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड दिया है m इंटू केजी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इफ दिस रॉड इज टू बी रिप्लेस बाय 2 पॉइंट मास, मतलब इसको इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस कर रहे हैं और इसके मास को 2 पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं, एम ए एंड एम बी। जिधर बोल रहा है कि पॉइंट मास एम ए को प्लेस करना है मेरे को स्मॉल एंड पे और पॉइंट मास एम बी को प्लेस करना है मेरे को बिग एंड पे, लोकेशन बता दिया है। पॉइंट मास एम ए को प्लेस करना है कौन से एंड पे, स्मॉल एंड पे, तो ये स्मॉल एंड पे एम ए को, और पॉइंट मास एम बी को प्लेस करना है बिग एंड पे, इसको एम बी बोल दे रहा हूं, क्लियर पॉइंट। अच्छा, पॉइंट मास एम ए को जिधर प्लेस करे हो ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, तो ए मेरा 0.7 दिया है, क्या क्वेश्चन में ही दे रखा है, और पॉइंट मास एम बी को बिग बैंड पे प्लेस करे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस को बी से डिनोट करेंगे, तो बी 0.5 मीटर हो गया क्या, हाँ सर। तो मेरे को पॉइंट मास एम ए की वैल्यू पूछा है केजी में कितना होगा, ये रिलेशन याद सकते हो अगर कभी भी डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहे हो। अगर मेरे को एम ए और एम बी का लोकेशन दे दिया है, तो अगर लोकेशन दे दिया ना तो 2 कंडीशन हम लोग का हमेशा सेटिस्फाई होगा, क्या कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी एम ए प्लस एम बी, टोटल मास ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम का टोटल मास क्या है एम ए प्लस एम बी, और एक्चुअल टोटल मास क्या है एम, तो एम ए प्लस एम बी एम के बराबर होगा। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम, अगर उसको मैं जी डैश बोलूं तो वो एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी के साथ कोइंसाइड करेगा, और उसके लिए मैं जो रिलेशन मेंटेन करूंगा वो है एम ए इंटू ए इक्वल टू एम बी इंटू बी। हाँ, एक रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, इक्विवेलेंट सिस्टम का जो मेरा मास मोमेंट इनर्शिया है जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम ए बी, कैपिटल एम, ये इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया है, वो एक्चुअल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं आएगा। अगर एम ए और एम बी का लोकेशन दे दिया तो उसके लिए हम लोग एक कपल अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं करेक्टिंग कपल, खैर वो बात की चीज है। बट जब भी एम ए एम बी का फॉर्मूला लोकेशन दे दिया ना तो एम ए एम बी को निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। एम ए एम कैसे का फॉर्मूला कहां से आता है, एम ए प्लस एम बी इक्वल टू कैपिटल एम और एम ए इंटू ए इक्वल टू एम बी इंटू बी, ये दो इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैं एम एम बी का फॉर्मूला आ रहा निकाल रहा हूं वो आता है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। इक्विवेलेंट सिस्टम में एम ए को निकालने का फॉर्मूला होता है पॉइंट मास एम ए को, इसको कैसे याद रखना, टोटल मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एक्चुअल में कितना है एम, अब पॉइंट मास एम ए निकाल रहे हो ना तो अपोजिट मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस देखो, उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं क्या, तो ऊपर बी, और नीचे में टोटल डिस्टेंस दोनों पॉइंट मास के बीच का यानी ए प्लस बी। अब खुद समझ गए होगे कि एम बी का फॉर्मूला क्या होगा, एम बी का क्या होगा, टोटल मास एम इंटू अपोजिट पॉइंट मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस एम बी लिख रहा हूं तो ए अपॉन दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस ए प्लस बी। तो मेरे को अभी तो क्वेश्चन में केवल एम ए पूछा है, क्या पूछा है, हाँ एम ए, तो यहां से निकल जाएगा एम टोटल मास 100 kg, बी कितना है सर 0.5 मीटर, और ए प्लस बी, ए कितना है 0.7 प्लस बी कितना है 0.5, तो यहां से क्या निकल जाएगा पॉइंट मास एम ए कितना आ रहा है, ये 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 0.7 प्लस 0.5 यानी 1.2, ये आ रहा है 41.67 kg, 41। वैसे पॉइंट मास एम बी पूछता तो भी निकल जाता क्या, साथ में इस क्वेश्चन में पूछ सकता है करेक्टिंग कपल, तो करेक्टिंग कपल कैसे निकालते हैं ना, एक्चुअल मास मोमेंट इनर्शिया निकालो, एक्चुअल मास मोमेंट इनर्शिया क्या होगा वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, तो एक्चुअल मास दिया और एक्चुअल रेडियस ऑफ जायरेशन दिया तो एक्चुअल मास मोमेंट इनर्शिया एम इंटू केजी का स्क्वायर हो जाएगा, एम कितना है 100, ये अगर पूछेगा तो केजी कितना है 0.3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 kg मीटर स्क्वायर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया निकालो, ये दोनों सेम नहीं आएगा, इसको मैं आईजी डैश बोल दे रहा हूं। इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट याद सकते हो, अगर तुम लोग एम ए इस फॉर्मूले से और एम बी इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो ना तो इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम ए बी, ये फॉर्मूला को याद सकते हो, कैपिटल एम टोटल मास है मतलब एम ए प्लस एम बी, बट एम ए प्लस एम बी तो कैपिटल एम के ही बराबर है, इंटू ए इंटू बी, इस फॉर्मूले को याद सकते हो। अब कैपिटल एम कितना है सर 100 kg, ए कितना है 0.7, बी कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा, अगर इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया निकाल रहे हो तो 0.7 इंटू 0.5 इंटू 100 35, जो एक्चुअल इनर्शिया के बराबर नहीं आ रहा है। तो इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम लोग एक कपल लगाते हैं जिसको बोलते हैं करेक्टिंग कपल, और ये करेक्टिंग कपल को निकालने का फॉर्मूला होता है आईजी डैश, मतलब इक्विवेलेंट सिस्टम का मास मोमेंट इनर्शिया माइनस आईजी मतलब एक्चुअल मास मोमेंट इनर्शिया इनटू कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा सी। तो अगर ये पूछेगा तो मेरे को अल्फा सी दिया होगा तो आईजी डैश पता है, आईजी पता है, अल्फा सी पता है, तो क्या निकल जाएगा करेक्टिंग कपल। अगर वो पूछेगा तो मेरे को कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। अभी बस पॉइंट मास एम में पूछा था वो कितना आया 41.67 kg। तो ये हम लोग का डायनामिक फोर्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके सो स्टूडेंट, हम लोगों ने गियर ट्रेन के एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ एन इंजन इज गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें ये मेरा टर्मिनल डायग्राम है, ये फ्लक्चुएटिंग वाला ग्राफ। इंजन के केस में इस फ्लक्चुएटिंग के ग्राफ को हम लोग T1 का ग्राफ बोल देते हैं। T1 मतलब जो इंजन से हम लोग को ग्राफ मिल रहा है। रजिस्टिंग टॉर्क के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट मानेंगे तो जो मेरा एवरेज टॉर्क होगा वही रजिस्टिंग टॉर्क हो जाएगा, जो मेरे को क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये एवरेज टॉर्क है और इसी को मैं रजिस्टिंग टॉर्क मान ले रहा हूं। मैं रजिस्टिंग टॉर्क को डिनोट करूंगा T2 से, ठीक है। और मेरे को वेरियस पॉइंट के बीच T1 T2 के बीच का एरिया दिया है, बस ये एरिया mm स्क्वायर में दिया है। तो अगर मेरे को अगर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन में पूछा होगा तो 1 mm स्क्वायर में कितना जूल बताया होगा, अगर वो पूछा है तो। बट अभी क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। द एरिया अबव और बिलो द मीन टॉर्क लाइन इन mm स्क्वायर इज गिवन बिलो। मेरे को क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑकर्स इन द इंजन एट। मेरे को बस ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे इंजन का स्पीड मैक्सिमम होगा। तो स्पीड जब मैक्सिमम होगा उस समय एनर्जी भी मैक्सिमम होगा क्या, मतलब मेरे को वो पॉइंट पता करना है जहां पर इस फ्लाईव्हील का या सिस्टम का एनर्जी सबसे क्या हो, ज्यादा हो। जहां का एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां का स्पीड भी मैक्सिमम होगा। क्लियर पर, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्टेप पता है। कभी भी मेरे को यह पता करना हो कि किस पॉइंट का एनर्जी मैक्सिमम है और मैक्सिमम एनर्जी कितना है, और किस पॉइंट का एनर्जी मिनिमम है और मिनिमम एनर्जी कितना है, तो उसका हमेशा यही तरीका होगा। और जब EF निकालेंगे ना तो उसका भी स्टेप यही है जो मैं बता रहा हूं। EF क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट पता कर लिया और उसका एनर्जी निकाल लिया, मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट पता कर लिया उसका एनर्जी निकाल लिया, तो उनका डिफरेंस ही तो EF होता है। तो ये EF निकालने का भी यही स्टेप है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं मैक्सिमम या मिनिमम एनर्जी पता करने का तरीका क्या है, पहले तो पता करने के लिए मेरे को T1 T2 का ग्राफ पता होना चाहिए। ये फ्लक्चुएटिंग वाला ग्राफ किसका है, T1 का, यानी जो इंजन से मिल रहा है। ये कांस्टेंट वाला ग्राफ एवरेज टॉर्क है और मैं रजिस्टिंग टॉर्क को कांस्टेंट माना तो ये रजिस्टिंग टॉर्क को T2 से डिनोट करता हूं, तो ये किसका ग्राफ हो गया, T2 का। अभी दोनों का ग्राफ डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, हाँ सर। अब हम लोग पॉइंट्स देखेंगे जहां T1 T2, कभी भी EF निकालना हो या मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट पता करना हो या मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट, तो पहले वो सारे पॉइंट्स लोगे जहां एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम। और वो सारे पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, तो वो सारे पॉइंट जहां T1 और T2 सेम है उन सारे पॉइंट्स में किसी पॉइंट्स पर एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है और उन सारे पॉइंट्स में किसी पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम। तो सारे पॉइंट्स देखो जहां T1 T2 सेम है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। तो जहां T1 T2 सेम है उनको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि यहां से हमें A B C D E F G, उनको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और जैसे ही इनको मार्क कर दिया ना, उसका लाइन से नंबरिंग कर दो A B C D E F G। तो इसमें जो भी पहला पॉइंट आएगा जहां T1 T2 सेम है, पहले वो पॉइंट्स को मार्क कर दो। तो जो भी पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट A है क्या, उस पहले पॉइंट की एनर्जी को ईडीएस मान लेना। ये ईडीएस कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको कैलकुलेट भी नहीं करना और कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, क्योंकि पहले पॉइंट ए की एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ना तो अभी आई दिया ना ओमेगा दिया है, लेकिन उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट जो भी आया ए, उसका एनर्जी को ईडीएस मान लो। ये ईडीएस कितना है उससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, बाकी पॉइंट की एनर्जी निकालूंगा, और बाकी पॉइंट की एनर्जी ईडीएस के टर्म में निकालूंगा। कैसे, जैसे ए के बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है, बी, तो बी की एनर्जी निकालोगे। बी की एनर्जी कैसे निकालोगे, ए की एनर्जी, ए की एनर्जी कितना है, ईडीएस। अब चूंकि ए का एनर्जी लिखे तो अब ये देखो ए से बी के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज हो रहा है, और कभी भी दो पॉइंट के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज कैसे दिखते हैं, तो ए से बी के बीच, उसके बीच देखो ए से बी के बीच T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है। अगर T1 ज्यादा है, T1 मेरा सप्लाई है, T2 रजिस्टिंग टॉर्क या रिक्वायरमेंट है, तो अगर T1 ज्यादा है तो एनर्जी स्टोर होगा, अगर T1 कम है, T2 ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगा। या ऐसे भी देख सकते हो T1 माइनस T2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर T1 माइनस T2 पॉजिटिव है तो एनर्जी स्टोर होगा, अगर T1 माइनस T2 नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो अभी ए से बी के T1 ज्यादा है, T2 कम है, या T1 माइनस T2 पॉजिटिव है तो एनर्जी स्टोर होगा, और एनर्जी स्टोर होगा तो कौन सा साइन, प्लस साइन। अब कितना एनर्जी स्टोर होगा, वो होगा ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और ए से बी के T1 T2 के बीच का एरिया इतना है क्या, ये एरिया कितना है 300। लेकिन सर ये तो mm स्क्वायर में एनर्जी जूल में होता है, हाँ बात सही है, लेकिन जब मैं मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी पुट कर रहा हूं तो मैं mm स्क्वायर में एरिया को ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं या जूल में, जो ज्यादा हो ज्यादा ही आएगा, जो कम है वो कम ही आएगा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तो मेरे को बस ये पता करना है कहां का एनर्जी ज्यादा है या मैक्सिमम, कहां का कम है। हाँ, लास्ट में जब EF निकालेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके, तो भी सबको mm स्क्वायर में रखा तो EF भी mm स्क्वायर में आएगा। तो EF को मेरे को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए स्केल का जरूरत पड़ेगा, बट अभी मेरे को EF पूछा ही नहीं है तो मेरे को क्यों निकालूंगा मैं, ठीक है। तो बी का एनर्जी कितना आ गया, ईडीएस प्लस 300। बी के बाद अगला पॉइंट सी है क्या, तो कहां का एनर्जी निकालेंगे, सी का। सी का एनर्जी क्या होगा, पहले तो जो भी बी का एनर्जी उसको लिख लो, ईडीएस प्लस 300। अब ये देखोगे बी से सी के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, तो बी से सी के बीच T1 कम है, T2 ज्यादा है, या T1 माइनस T2 नेगेटिव है, तो एनर्जी रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो कौन सा साइन, माइनस साइन। कितना रिलीज होगा वो हमेशा बीच का एरिया, जब भी स्टोर या रिलीज देख रहे हो तो बी से T1 T2 के बीच का एरिया कितना है 600 mm स्क्वायर, तो कितना रिलीज हो रहा है 600। तो सी का एनर्जी कितना आ जाएगा, ईडीएस माइनस 300, ये आ गया।
सी के बाद अगला पॉइंट क्या है, डी। तो डी का एनर्जी कैसे निकालोगे, पहले तो जो भी सी का एनर्जी उसको एडिज लिख दो, कितना है, ई डैश माइनस 300। अब ये देखोगे सी से डी के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, तो सी से डी के T1 ज्यादा है T2 कम है, तो एनर्जी स्टोर होगा तो कौन सा साइन, प्लस साइन। कितना स्टोर होगा, सी से डी के T1 T2 के बीच का एरिया, ये बीच का एरिया कितना है 50, तो चूंकि स्टोर हो रहा है इसलिए प्लस, और कितना स्टोर हो रहा है 50, तो डी का एनर्जी कितना आएगा, ई डैश माइनस 250। ये आ गया। जैसे डी का एनर्जी निकल गया, आप किसका एनर्जी, ई का एनर्जी। ई का एनर्जी क्या होगा, पहले तो जो भी डी का एनर्जी उसको एज इट इज लिख दो, कितना है, ई डैश माइनस 250। अब डी से ई के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, तो सर डी से ई के बीच T2 ज्यादा है T1 कम है, तो एनर्जी रिलीज होगा, या T1 माइनस T2 नेगेटिव है, रिलीज होगा तो कौन सा साइन, माइनस। कितना रिलीज होगा, डी और ई के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और ये बीच का एरिया कितना है 300, तो चूंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस, और कितना रिलीज हो रहा है 300, तो ये ई का एनर्जी क्या आएगा, कितना आएगा, ई डैश माइनस 550। क्लियर है। जैसे ई का एनर्जी निकल गया, ई के बाद अगला पॉइंट क्या है, एफ। एफ का एनर्जी कैसे लिखोगे, जो भी ई का एनर्जी उसको एज इट इज लिख दो, कितना है, ई डैश माइनस 550। अब ई से एफ के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, तो ई से एफ के T1 ज्यादा है T2 कम है, तो एनर्जी स्टोर होगा तो प्लस साइन। कितना स्टोर होगा, ई से एफ के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और बीच का एरिया कितना है 800, तो चूंकि स्टोर हो रहा है तो प्लस, और कितना स्टोर हो रहा है 800, तो एफ का एनर्जी आएगा, कितना आएगा, ई डैश 600 700 800 प्लस 250। ये कहाँ का एनर्जी आ गया, एफ। एफ के बाद अगला पॉइंट, लास्ट एक ही पॉइंट बचा है, जी। जी का एनर्जी क्या होगा, पहले तो जो भी एफ का एनर्जी वो लिख दो, कितना है, ई डैश प्लस 250। अब ये देखोगे एफ से जी के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, तो एफ से जी के बीच क्या है, T2 ज्यादा है T1 कम है, या T1 माइनस T2 नेगेटिव है, तो एनर्जी रिलीज होगा। कितना रिलीज होगा, एफ से जी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और ये बीच का एरिया कितना है 250, तो एक तो एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस, और कितना रिलीज हो रहा है 250, तो जी का एनर्जी कितना आ जाएगा, ई डैश। और इस ऐसे सारे पॉइंट का एनर्जी निकल गया ना, जहां T1 T2 से में, तो इन जब में जो सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम एनर्जी, और जहां का एनर्जी मैक्सिमम वहां का स्पीड भी मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा क्या है, ई डैश प्लस 300, अभी ये ज्यादा है, ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 250, 300 ही ज्यादा है ई डैश, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ का आ रहा है, बी का, और बी का एनर्जी मैक्सिमम है, तो बी का स्पीड भी मैक्सिमम होगा। जैसे मिनिमम पता करते तो जहां का एनर्जी सबसे मिनिमम के लिए माइनस देखो, माइनस 300, ये 250, माइनस 50, सबसे मिनिमम यहाँ का है क्या, तो मिनिमम अगर एनर्जी पूछता तो कहाँ का होता, ई का। ई का एनर्जी मिनिमम है तो स्पीड भी मिनिमम होता, और ई एफ निकालना होता तो यही मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी कर देते हैं, ठीक है। तो ई एफ बस mm स्क्वायर में आता, बाद में उसको फिर जूल में कन्वर्ट करना पड़ता। फिर वो बात की चीज, अभी क्या पूछा है मेरे को, एनर्जी कहाँ का मैक्सिमम है या स्पीड कहाँ का मैक्सिमम है, तो कहाँ का सर, बी का। और अभी यही पूछा है क्या, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम स्पीड कौन सा पॉइंट है, बी। ये रहा ना बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए में पॉइंट बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज किस पॉइंट का स्पीड सबसे ज्यादा है, बी का। क्लियर है। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन में बी एज्यूम्ड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 ट्रायंगल्स इन ईच स्ट्रोक। हम लोग को पता है कि इस 4 स्ट्रोक इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपांशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। दो चीज पता होनी चाहिए, एक्सपांशन के समय टर्निंग डायग्राम हमेशा पॉजिटिव साइड बनेगा, कंप्रेशन के समय हमेशा नेगेटिव साइड बनेगा। सक्शन एग्जॉस्ट का क्वेश्चन में बताया होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो सक्शन एग्जॉस्ट के समय टर्निंग डायग्राम को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, अगर नहीं बताया है तो जो बताया वही लेना पड़ेगा। जैसे भी क्या है, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव साइड होगा। हाँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो अगेन ईएफ अगर ये सब निकालना पड़ रहा है तो मेरे को स्केल बताया होगा, स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना जूल, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और बोल दिया नेगेटिव साइड, ये माइनस है ना, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। सक्शन स्ट्रोक में 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी बोल दिया नेगेटिव साइड। कंप्रेशन स्ट्रोक में 1.7 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइड बता दिया, फिर कंप्रेशन में तो नेगेटिव ही बनाओगे। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बता दिया कितना जूल, 1400 जूल। तो चाहो तो अभी सारे एरिया को जूल में कन्वर्ट कर दो, बार बार कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया।
तो टू कीप द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बिटवीन 98 आरपीएम टू 102 आरपीएम मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड दिया हुआ है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ठीक है। तो अगर तुम लोग मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालोगे ईएफ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ईएफ का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आई ओमेगा स्क्वायर के एस, या एक फॉर्मूला होता है हाफ आई इन ब्रैकेट ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, जहां ओमेगा 1 मैक्सिमम स्पीड है, बस ये आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ओमेगा 2 मिनिमम स्पीड है। तो अगर ईएफ निकल गया तो आई भी निकल जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टर्निंग डायग्राम बना के उससे क्या निकालना, ईएफ निकालना। और टर्निंग डायग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 4 स्ट्रोक है, चारों स्ट्रोक का डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रायंगल, ये बता दिया है। और चारों स्ट्रोक में एरिया भी दे दिया है, बस मैं सबको जूल में पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ, 4 ही तो एरिया है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना जूल बोल दिया है। पहला स्ट्रोक 0 से पाई, ये क्या होगा सक्शन, और सक्शन में किस साइड बोला है, नेगेटिव साइड, और एरिया कितना दिया, सॉरी ये इस साइड बनाना चाहिए था ना, 1 मिनट, एक मिनट, पहला स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक होगा, 0 से पाई में सक्शन, पाई से 2 पाई में कंप्रेशन, 2 पाई से 3 पाई में एक्सपांशन, और 3 पाई से 4 पाई में एग्जॉस्ट। में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सक्शन के समय पहले सक्शन होगा 0 से पाई, कितना दिया है क्रिया, सक्शन 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 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नेगेटिव साइड, और ट्रायंगल तो बनाना ही है, तो ये हो गया, एक तो नेगेटिव साइड और ट्रायंगल बना दिया, और इसका एरिया, नेगेटिव साइड तो बना दिया ना, इसका एरिया कितना दिया है सर, ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, 0.5 सेंटीमीटर, इसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1400 जूल, तो 0.5 इंटू 1400 करोगे तो जूल में कितना आएगा, ये 700 जूल। पहले जूल में कन्वर्ट कर लो ना, क्योंकि 4 ही तो एरिया है, और सीधा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना जूल दिया है। सक्शन के बाद कौन सा स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन के समय एरिया दिया है 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव साइड, तो कंप्रेशन के समय तो खैर पता ही है नेगेटिव साइड होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड ये हो गया। और कंप्रेशन के समय टर्निंग यानी T1 के ग्राफ का एरिया, नेगेटिव साइड तो बना दिया, कितना दिया है ये 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जूल में कन्वर्ट करोगे 1.7, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1400 जूल, तो इंटू 1400 ये कितना आएगा 2380 जूल। कंप्रेशन के बाद ये सक्शन स्ट्रोक है, ये कंप्रेशन यहां लिखते जाता हूं। उसके बाद कौन सा स्ट्रोक होगा, एक्सपांशन, एक्सपांशन में बोलने की जरूरत नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव साइड बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा क्योंकि वही उसी में तो वर्क मिल रहा है। तो एक्सपांशन के समय का एरिया कितना दिया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉजिटिव साइड, और ट्रायंगल बना दो, और अच्छा बड़ा बनाना, ये हो गया। और एक्सपांशन के समय टर्निंग डायग्राम का एरिया, ये पूरा ब्लू वाला एरिया, ठीक है, ये कितना दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर लिख देता हूं 9, और उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 9 इंटू 1400, तो 9 इंटू 1400 कितना जूल आएगा सर, 12600 जूल। कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, ये आ गया। तो एक्सपांशन के समय का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1400 जूल है, तो 19 इंटू 1400 कितना आ रहा है 12600 जूल। अब अगला एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के समय 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और नेगेटिव साइड, तो एग्जॉस्ट के समय का ट्रायंगल 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस समय का एरिया क्या दिया है, नेगेटिव साइड तो बना दिया 0.8, तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 0.8 इंटू 1400, इट इज कमिंग 1120, ठीक है। और ये इंजन से जो टर्निंग मोमेंट मिल रहा है उसका ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T1, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है EF, तो EF निकालने के लिए मेरे को T1 और रजिस्टिंग टॉर्क दैट इज T2 का ग्राफ चाहिए। तो T1 का ग्राफ तो दे रखा है, T2 का ग्राफ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि T2 या रजिस्टिंग टॉर्क कांस्टेंट है, और रजिस्टिंग टॉर्क कांस्टेंट है तो पहले वो एवरेज के बराबर होगा क्या, तो T1 का ग्राफ तो दे दिया है, T2 का ग्राफ नहीं दिया, तो उसको कांस्टेंट मान के चलोगे, और कांस्टेंट मान के चलोगे तो किसके बराबर होगा, एवरेज। तो रजिस्टिंग, जब तक मेरे को T1 T2 दोनों का ग्राफ नहीं पता तब तक EF नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले मेरे को T2 या T एवरेज का ग्राफ पता करना पड़ेगा क्या, तो पहले एवरेज टॉर्क निकालना पड़ेगा, और एवरेज टॉर्क क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल अपॉन साइकिल एंगल। साइकिल एंगल, ये एग्जॉस्ट का वही ग्राफ वापस रिपीट होगा क्या, तो इसका साइकिल एंगल कितना होगा, दैट इज थीटा सी, कितना होगा सर 4 पाई। तो मैं पहले क्या होगा, वर्क डन पर साइकिल निकालूंगा, और वर्क डन पर साइकिल अपॉन थीटा सी करूंगा, तो एवरेज टॉर्क निकल जाएगा। वर्क डन पर साइकिल क्या होता है, पूरे एक साइकिल के लिए जो T1 के ग्राफ का नेट इफेक्टिव एरिया होगा वो वर्क डन पर साइकिल है क्या, तो पहले T एवरेज निकालने के लिए इस ग्राफ से क्या निकालो, वर्क डन पर साइकिल, पूरे एक साइकिल के लिए T1 के ग्राफ का एरिया, तो क्या आ जाएगा, ये T1 का ग्राफ है। T1 ग्राफ का एरिया सक्शन के समय 700 जूल है, बट नेगेटिव साइड है, तो T1 के ग्राफ का एरिया सक्शन के समय -700, पूरे एक साइकिल के लिए T1 के ग्राफ का टोटल एरिया, ठीक है। कंप्रेशन के समय का एरिया 2380 जूल है, और नेगेटिव साइड है क्या, तो -2380।
अगला T1 के ग्राफ का एरिया एक्सपांसन के समय, एक्सपांसन के समय 12,600 और पॉजिटिव साइड है क्या, तो T1 के ग्राफ का एरिया एक्सपांड के समय प्लस 12,600। अगला T1 के ग्राफ का एरिया एग्जॉस्ट के समय 1120 है और नेगेटिव साइड है क्या, तो माइनस 1120। और ये T1 के ग्राफ का टोटल एरिया हो गया एक साइकिल के लिए, यानी ये क्या निकल जाएगा वर्ग डन पर साइकिल। कितना आ रहा है, -700 -2380 प्लस 12,600 माइनस 1120। तो ये T1 के ग्राफ का एरिया एक साइकिल के लिए यानी वर्क डन पर साइकिल क्या आ रहा है, 8400 जूल। और जैसे ही आ गया क्या निकल जाएगा, एवरेज टॉर्क। और चूंकि मैं T2 या रजिस्टिंग टॉर्क को कांस्टेंट मान के चला तो जो एवरेज है वही किसका ग्राफ हो जाएगा, T2 या रजिस्टिंग टॉर्क का। और ये क्या होगा, वर्क डन पर साइकिल, एक बार के लिए उसको W से डिनोट करा अपॉन साइकिल एंगल थीटा सी। वर्क डन पर साइकिल क्या है 8400 अपॉन साइकिल एंगल कितना है 4 पाई। तो यहां से क्या निकल जाएगा, एवरेज टॉर्क ये आ रहा है 668.451 न्यूटन मीटर। ये आ गया एवरेज टॉर्क 668.451 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इनका एवरेज टॉर्क कहीं यहाँ बीच में कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एवरेज टॉर्क बना देता हूं और यही मेरे लिए T2 का ग्राफ हो जाएगा। तो सपोज ये मेरा एवरेज टॉर्क का ग्राफ है, वो तो एवरेज टॉर्क मतलब तो कांस्टेंट होगा, ये हो गया। और यही मेरे लिए अब किसका ग्राफ हो गया, ये एवरेज टॉर्क, और यही किसका ग्राफ हो गया, T2 का। और एवरेज टॉर्क, टॉर्क है ना, टॉर्क यहाँ वाई एक्सिस में आ रहा है, या T2 इसकी वैल्यू कितनी आई है 668.45 है, 668.451 न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब जैसे T1 T2 दोनों का ग्राफ पता चल गया तो अब EF निकाल सकते हैं। क्या होगा EF निकालने के लिए पहले हम लोग पता करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस EF होता है। और वो पता करने का तरीका क्या, अभी पीछे क्वेश्चन में भी किए, पहले वो सारे पॉइंट्स मार्क करो जहां T1 T2 सेम है, यानी ग्राफ में बात करो तो जहां T1 T2 का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है। तो ये मेरा ग्राफ ग्रीन वाला T1 का ग्राफ है, ये मेरा T2 का ग्राफ है क्या, तो अभी T1 T2 का ग्राफ केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है क्या, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को A बोल दे रहा हूं, और एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को B बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो और इनका लाइन से नंबरिंग कर दो, तो एक A हो गया एक B। तो पहले वो सारे पॉइंट्स पता कर लो जहां T1 T2 सेम है। तो सारे पॉइंट कौन कौन से है, दो ही पॉइंट है A और B, जितना पॉइंट एक भी नहीं छूटना चाहिए। आई मीन दो पॉइंट में जितने भी पॉइंट है, जो भी पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ए क्या, उसकी एनर्जी को ई डैश मान लो। ये ई डैश कितना है मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है, बट जो भी पहला पॉइंट उसकी एनर्जी को क्या मान लोगे, ई डैश। अब बाकी पॉइंट की एनर्जी निकालोगे, तो ये ए का एनर्जी ई डैश हो गया, तो ए के बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है सर, बी, तो अगला किसका एनर्जी निकालूंगा, बी का एनर्जी। और बी का एनर्जी कैसे निकालोगे, पहले तो ए का एनर्जी, ए का एनर्जी कितना है, ई डैश। अब ये देखूंगा ए से बी के बीच जा रहा हूं तो एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, अगर T1 ज्यादा है T2 से तो एनर्जी स्टोर होगा, T1 कम है T2 से तो एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर ए से बी के बीच देखोगे, सॉरी ए से बी के बीच देखोगे, कहां गया ग्राफ, ये कहां से, एक मिनट ना, T1 T2 जहां भी सेम है, तो दो पॉइंट पे सेम है ए और बी, जो भी पहला पॉइंट है उसका एनर्जी को ई डैश मान लिया। अब बी का एनर्जी, ठीक है, बी का एनर्जी कैसे निकालोगे, ये देखो ए से बी के एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, पहले तो जो भी ए का एनर्जी वो लिख दो, कितना है, ई डैश। अब ए से, तो ए से बी के T1 ज्यादा है और T2 कम है क्या, और ए से बी T1 ज्यादा है T2 कम है, तो एनर्जी स्टोर होगा, और एनर्जी स्टोर होगा तो कौन सा साइन, प्लस साइन। अब कितना स्टोर होगा वो निकालने का तरीका हमेशा क्या है, ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया। तो ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया को इस कलर से सेट कर दे रहा हूं, ये ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया है क्या, तो इतना एनर्जी स्टोर होगा। ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एक बार के लिए, इस एरिया को मैं A1 से डिनोट कर दे रहा हूं। तो A1 क्या है, ए से बी के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है इसलिए प्लस साइन, और कितना स्टोर हो रहा है A1। और कोई पॉइंट नहीं है क्या, तो बिना A1 कैलकुलेट किए बोल सकते हो अभी तो कि B का एनर्जी ज्यादा है क्या, क्योंकि ये डैश प्लस A1 और ये डैश मैक्सिमम, और A का एनर्जी मिनिमम है क्या, तो ये मिनिमम। और मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी EF होता है, मैक्सिमम कितना है, ई डैश प्लस A1, मिनिमम कितना है, ई डैश, तो ये कितना आ जाएगा, A1। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किसके बराबर आ रहा है, A1। तो EF निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A1, और A1 ये वाला एरिया है क्या, हाँ। और ये एरिया ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का अगर एक बार के लिए ये हाइट है, इस हाइट को y से डिनोट करूं, ये बेस है क्या, तो इसको बेस से x। तो अगर मेरे को A1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस x इंटू हाइट y। तो x और y निकालना पड़ेगा, पहले y निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये हाइट पता है, एवरेज टॉर्क 668.48,
अगर ये पूरा हाइट निकाल लूं, ये हाइट को चाहो तो मैक्सिमम टॉर्क बोल दो, या जो भी एच से डिनोट कर दो, मैं मैक्सिमम टॉर्क है तो टीएम से डिनोट कर लूंगा। तो अगर ये हाइट निकल गया तो टीएम माइनस टी एवरेज वाई निकल जाएगा क्या। अब ये हाइट कैसे पता करोगे, तो ये पूरे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है क्या, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, हाँ इस ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ही तो 12600 है, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ही तो क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है, और वो दे रखा है मेरे को 12600 जूल। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया के फॉर्मूले से टीएम निकल जाएगा। कैसे, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, पहले तो 1 2 यहां लिख दे रहा हूं 600, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये है, ये 3 पाई और ये 2 पाई, तो ये बेस कितना होगा 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है टीएम, और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसका बेस पाई इंटू हाइट टीएम, तो यहां से क्या निकल जाएगा टीएम, कितना आएगा टीएम 12600 into 2 divide by pi. How much it is coming? It is coming 8021.41 न्यूटन मीटर। और जैसे निकल गया तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या निकालना है, y और x, तो y निकल जाएगा। y क्या है, ये पूरा हाइट टीएम माइनस ये टी एवरेज, टीएम कितना है यहां लिख दे रहा हूं ना y, हाँ इसको इधर ले जाता हूं, तो y इक्वल टू क्या होगा टीएम, टीएम कितना है 8021.41 माइनस टी एवरेज कितना है 668.451, तो यहां से y निकल जाएगा क्या, कितना आएगा y 8021.41 माइनस 668.451, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ रहा है 7352.959 न्यूटन मीटर, तो y निकल गया। अच्छा y निकल गया तो x कैसे निकालोगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है क्या, और सिमिलर ट्रायंगल में दो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूं, ध्यान देना यहां कर रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस x है अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट y है क्या, और y निकाल चुका हूं कितना है 7352.959, हाँ सर, इक्वल टू सिमिलर डायमेंशन बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस पाई है क्या, अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट टीएम है क्या, और टीएम निकाल चुका हूं, टीएम कितना है 8021.41, तो यहां से क्या निकल जाएगा सर x कितना आएगा पाई इंटू 7352.959 डिवाइड बाई 8021.41, यह आ रहा है 2.88 रेडियन, लिखना चाहो यूनिट तो x, और y और x निकल गया तो a1 निकल जाएगा, a1 क्या है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, और वही तो मेरा EF था, a1 क्या है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, तो हाफ इंटू एक्स, एक्स कितना है 2.88 इंटू वाई, वाई कितना है 7352.959, तो यहां से क्या निकल जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना आएगा हाफ इंटू 2.88 इंटू 7352.959, ये कैलकुलेशन है, ये आ गया EF 10588.261 जूल, ये आ गया ये। और जो भी EF आ रहा है, चूंकि मेरे को क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दिया है, तो इसको हाफ आई इन ब्रैकेट ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे तो आई निकल जाएगा, वही निकालना है। ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 मैक्सिमम स्पीड है, ओमेगा 2 मिनिमम स्पीड दे रखा है, जैसे मैक्सिमम स्पीड को मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो आरपीएम में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 102 आरपीएम है क्या N1, तो मैक्सिमम स्पीड इन रेडियन पर सेकंड दैट इज ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई इंटू मैक्सिमम स्पीड इन आरपीएम 102 डिवाइड बाई 60, तो पहले इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम स्पीड कितना है 2 पाई इंटू 102 डिवाइड बाई 60 कितना है 10.681 रेडियन पर सेकेंड। वैसे मिनिमम स्पीड ये आरपीएम है, इसको N2 से डिनोट कर देता हूं, तो मिनिमम स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड ओमेगा 2 क्या होगा 2 पाई N2 बाई 60, सो 2 पाई N2 मिनिमम स्पीड कितना है 98 आरपीएम डिवाइड बाई 60, तो मिनिमम स्पीड आ जाएगा कितना आएगा 2 पाई इंटू 98 डिवाइड बाई 60, ये आ रहा है 10.262 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो जो भी EF आया मेरे को इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील निकालना है, तो जो भी EF आया उसको किससे इक्वेट कर देंगे, किससे इक्वेट कर दोगे हाफ आई इन ब्रैकेट ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, क्लियर पॉइंट, क्या आ जाएगा 10588.261 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 1 मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना है
मैक्सिमम स्पीड कितना है 10.681 रेडियन पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड 10.681 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस ओमेगा टू मिनिमम स्पीड कितना है 10.262 का स्क्वायर। तो यहाँ एक ही उन्होंने आई निकल जाएगा क्या इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील कितना आएगा ये 10588.261 इंटू 2 डिवाइड बाई ओमेगा वन स्क्वायर 10.681 स्क्वायर माइनस 10.262 का स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। आई आ रहा है 2413.246 और सब ऐसा यूनिट पे लिए हो तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना 10.681 का स्क्वायर माइनस 10.262 का स्क्वायर ठीक है 2413.246 केजी मीटर स्क्वायर 2413.246 केजी मीटर और उसी यूनिट पे पूछा है क्या तो आंसर क्या हो जाएगा 2413.246 केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर किसी भी दिक्कत। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है अ पंचिंग मशीन इज ड्रिवन बाई 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर का पावर दिया है क्या उसको मैं पी एवरेज भी बोल सकता हूँ कितना दिया 2 किलोवाट वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 2000 वॉट। एक्चुअल पंचिंग टेक्स 2 सेकेंड। तो एक्चुअल पंचिंग मतलब पूरे ध्यान देना पूरे पंचिंग ऑपरेशन में जितना टाइम लग रहा है उसको मैं टीसी से बोलूंगा वो साइकिल टाइम है। उस टीसी में हमेशा कटिंग नहीं होगा कटिंग केवल कब होगा जैसे ये मेरा पंचिंग मशीन का मान लो कटिंग टूल है और एक स्ट्रोक में ये यहां से यहां जा रहा है ठीक है। ये मेरा पंचिंग प्लेट है जिसका पंचिंग करना है इस प्लेट का थिकनेस एक्स है तो कटिंग हमेशा थोड़ी होगा जब मेरा कटिंग पहले तो कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में होता है रिटर्न में कोई कटिंग नहीं होता और फॉरवर्ड में भी कब कटिंग होगा जब मेरा कटिंग टूल यहां से यहां जाएगा यानी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या तो उसमें जाहिर सी बात है जो भी टाइम लगेगा टोटल टाइम से तो कम ही होगा। तो जो एक्चुअल कटिंग का टाइम दिया है वो दिया हुआ है और एक्चुअल कटिंग में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड और एक्चुअल कटिंग के समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दिया उसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूं। कैपिटल ए टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअल कटिंग के समय का एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा एक्चुअल कटिंग का एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस जब कोई कटिंग नहीं हो रहा था यानी आइडल स्ट्रोक हो रहा था उस समय का एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ ये अलग बात है कि जब कोई कटिंग नहीं हो रहा है या आइडल स्ट्रोक का एनर्जी रिक्वायर्ड हो ना वो एक्चुअल कटिंग के समय के रिक्वायरमेंट के कंपेयर में बहुत कम होगा। तो अगर मेरे को उसका जरूरत पड़ रहा है और वो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो बट अभी एक्चुअल कटिंग के समय का एनर्जी रिक्वायर्ड दिया कितना 10 किलो जूल। जूल में एक बार के लिए लिखोगे तो 10,000 जूल। तो मेरे को फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछा है ठीक है। पंचिंग मशीन में अगर मेरे को कभी भी टर्निंग एंड डायग्राम बना के नहीं दिया है तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना ये होता है EF इक्वल टू कैपिटल ए माइनस पी एवरेज इंटू टी एक्चुअल। और यह क्या चीज क्या है ए क्या है एक्चुअल कटिंग के समय एनर्जी रिक्वायर्ड और वही क्वेश्चन में दिया है क्या। हाँ कई बार क्वेश्चन में टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड दे देगा और टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा एक्चुअल कटिंग का एनर्जी रिक्वायर्ड कैपिटल ए प्लस नो कटिंग का एनर्जी रिक्वायर्ड। सपोज उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं और अगर मेरे को स्मॉल ए नहीं दिया है तब हम लोग क्या कर सकते हैं स्मॉल ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड को कैपिटल ए के बराबर ले सकते हैं अगर स्मॉल ए नहीं दिया है। बट यहां उसका जरूरत ही नहीं है यहां तो मेरे को एक्चुअल कटिंग का एनर्जी रिक्वायर्ड डायरेक्ट दिया है। पी एवरेज मोटर का पावर होता है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है मोटर पावर और टी एक्चुअल कटिंग के समय जो टाइम लग रहा है ठीक है। और ये सारी चीज दी हुई है तो EF निकल जाएगा। कैपिटल ए कितना है 10,000 जूल माइनस पी एवरेज कितना है 2000 और एक्चुअल कटिंग के समय का टाइम कितना सेकंड है 2 सेकंड। सारा चीज तो दे रखा है तो ये आ जाएगा क्या EF मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 6000 जूल किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 6 किलो जूल। खत्म क्लियर। अगर मेरे को मोटर का पावर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या यूज करते टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू होता है पी एवरेज इंटू टीसी। एक फॉर्मूला है टीसी साइकिल टाइम है तब मेरे को साइकिल टाइम दिया होता तो पी एवरेज निकल जाता पर वो दे रखा है तो मेरे को उसका जरूरत ही नहीं है। तो EF कितना आ गया 6000 जूल किलो जूल में पूछा है तो कितना हो गया 6 किलो जूल। कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये टर्निंग डायग्राम ऑफ अ टू स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पूछा है, कहीं इसको स्पीड मत समझने लगना। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का और परसेंट में पूछा ना, तो लास्ट में पॉइंट पे आंसर आएगा, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेना। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी केई, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना है ईएफ। ईएफ क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन पर साइकिल। तो अगर ईएफ अपॉन डब्ल्यू वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल एक साइकिल के लिए टी1 के ग्राफ का एरिया, और ईएफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी निकालना सिखा चुका हूं, तो इन दोनों का रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहले इस टर्निंग डायग्राम को अलग से बना लेता हूं। वर्क डन पर साइकिल तो एक ही निकल जाएगा और ईएफ निकाल लोगे तो ये रेशियो से निकल जाएगा। ये मेरे को टर्निंग डायग्राम दिया ना, तो ये जो भी फ्लक्चुएटिंग वाला ग्राफ है इसको किसका ग्राफ ले लोगे? T1। T2 के बारे में नहीं बोला तो उसको कांस्टेंट मान लोगे। EF निकालने के लिए मेरे को T1 T2 का दोनों का ग्राफ चाहिए, तो T2 को कांस्टेंट माने तो एवरेज टॉर्क के बराबर होगा। एवरेज टॉर्क निकालने के लिए पहले वर्क डन पर साइकिल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज टॉर्क वर्क डन पर साइकिल अपॉन थीटा सी होता है, और वर्क डन साइकिल तो ऐसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या है? EF अपॉन वर्क डन पर साइकिल। तो पहले वर्क डन पर साइकिल क्या होगा? एक साइकिल के लिए T1 के ग्राफ का एरिया, तो T1 का ग्राफ का एरिया एक साइकिल के लिए, मतलब ये पूरा एरिया नेट एरिया, एरिया पॉजिटिव साइड है तो उसको ऐड करेंगे, नेगेटिव साइड है तो सब सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इस T1 का ग्राफ दे रखा है, इससे क्या निकालो? वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल के लिए T1 के ग्राफ का एरिया। तो अगर 0 से पाई के बीच एरिया लूँ तो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस, तो इसका हाइट 200 है और इसका बेस पाई होगा क्या? तो इसका एरिया 200 पाई आएगा, और एरिया नेगेटिव साइड है तो उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा। अगला पाई से 2 पाई के बीच, ये भी रेक्टेंगल है, इसका हाइट 1000, ये हाइट 1000 है, और इसका बेस निकालोगे तो ये बेस पाई है क्या? तो ये एरिया 1000 पाई, रेक्टेंगल है तो हाइट इंटू बेस, और ये पॉजिटिव साइड है तो इसको ऐड करोगे तो प्लस 1000 पाई। ठीक है, तो वर्क डन पर साइकिल आ गया 800 पाई, पाई के टर्म में, इसी टर्म में रहने देते हैं, जूल। ठीक है, तो वर्क डन पर साइकिल तो निकल गया। अब मेरे को EF निकालना है तो T2 का ग्राफ चाहिए, T2 नहीं दिया तो T2 को कांस्टेंट मानोगे, और कांस्टेंट तो वो एवरेज के बराबर होगा, और एवरेज कैसे निकालते हैं? वर्क डन पर साइकिल अपॉन थीटा सी। तो वर्क डन पर साइकिल कितना है? 800 पाई अपॉन थीटा सी। ये ग्राफ 2 पाई तक दिया है तो इसका साइकिल एंगल कितना होगा? 2 पाई। तो यहां से क्या निकल जाएगा? एवरेज टॉर्क कितना आ रहा है? एवरेज टॉर्क 400 न्यूटन मीटर, और इसी को किसका ग्राफ मान लोगे? T2। तो EF निकालने के लिए T1 का ग्राफ तो दिया है, आप T2 का ग्राफ मान लो, बना लो, और वो कांस्टेंट तो एवरेज के बराबर, और टी एवरेज कितना है? प्लस 400 न्यूटन मीटर। तो अब मैं किसका ग्राफ बना लेता हूँ? T2 का, और ये प्लस 400, तो 400 पॉजिटिव साइड 1000 से कम है तो कहीं यहाँ आएगा क्या? तो ये कांस्टेंट वाला ग्राफ टी एवरेज का ग्राफ हो गया, और यही अब मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली टी एवरेज का ग्राफ हो गया, और यही किसका ग्राफ हो गया? T2 का। ठीक है, और टी एवरेज यानी ये हाइट कितना है? 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब EF निकाल सकते हो। EF निकालने का तरीका क्या है? अगर T1 T2 दोनों का ग्राफ पता चल गया है तो पहले वो सारे पॉइंट लोगे जहां T1 T2 का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है या T1 T2 सेम है, तो EF निकालने के लिए पहले वो सारे पॉइंट जहां T1 T2 सेम है। तो T1 T2 अभी कहाँ सेम है? ये T1 का ग्राफ, ये T2, तो दो ही पॉइंट पे सेम है क्या? एक यहाँ, इसको A बोल दे रहा हूँ, एक यहाँ, इसको B, और इसका लाइन से नंबरिंग कर दोगे तो कर दिया। तो T1 T2 का ग्राफ अभी T1 T2 की वैल्यू दो ही जगह सेम है, एक पॉइंट A पे और एक पॉइंट B पे, और इसका लाइन से नंबरिंग कर दिया, तो कहाँ सेम है? A और B। अब तरीका क्या है? जैसे ही वो पॉइंट पता चल गया जहां T1 T2 सेम है, तो इसमें जो भी पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट A है क्या, उसकी एनर्जी को E डैश मान लो। ये E डैश कितना है इससे कोई भी मतलब नहीं है, बट जो भी पहला पॉइंट है दैट इज A, उसकी एनर्जी को क्या मान लो? E डैश। और A की एनर्जी को E डैश माने तो अब B की एनर्जी कैसे निकालोगे? A की एनर्जी कितना है? E डैश। अब ये देखोगे A से B के बीच एनर्जी स्टोर हो रहा है कि रिलीज, उसके लिए T1 ज्यादा है कि T2, तो A से B के बीच ये T1 का ग्राफ, ये T2 का ग्राफ, तो A से B T1 ज्यादा है और T2 कम है, और T1 ज्यादा है T2 कम है, तो एनर्जी स्टोर हो रहा है, और स्टोर हो रहा है तो कौन सा साइन? प्लस साइन। कितना स्टोर होगा? A से B के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, और A से B के बीच T1 T2 के बीच का एरिया, इसको एक बार सेट कर दूं तो ये एरिया है क्या? ठीक है, ये एरिया को मैं A1 बोल दे रहा हूं, या ये एरिया चाहो तो अभी निकाल सकते हो, बट एक बार के लिए A1 बोल दे रहा हूं। तो A से B के T1 T2 के बीच का एरिया कितना है? A1। ठीक है, तो प्लस स्टोर हो रहा है तो एरिया कितना स्टोर हो रहा है? A1। तो अभी दो ही पॉइंट है तो बिना A1 कैलकुलेट किए भी बोल सकते हो कहां का एनर्जी मैक्सिमम है सर? B का। कहां का एनर्जी मिनिमम है सर? A का। और मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया तो EF क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम, मैक्सिमम E डैश प्लस A1 माइनस मिनिमम E डैश, तो E डैश निपट जाएगा, क्या आएगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी A1 के बराबर। तो EF निकालना है, मतलब ये A1 निकालो। A1 कैसे निकालोगे? ये एरिया है क्या, और ये क्या होगा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस, तो इसका ये हाइट पता कर लो Y, इसका ये बेस X, तो बेस तो दिख ही रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल, तो X पाई के बराबर होगा,
बस ये हाइट y, और y कैसे निकलेगा, ये पूरा हाइट कितना है 1000, ये कितना है 400, तो y कितना हो जाएगा 1000 माइनस 400 कितना आएगा 600, ठीक है। तो ये a1 क्या हो जाएगा, इसका हाइट y और बेस x है, और y की वैल्यू, और रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस, तो हाइट y 600 आया है और बेस x पाई है क्या, तो EF कितना आ रहा है 600 पाई जूल। क्लियर पॉइंट। और EF निकल गया, वर्क डन पर साइकिल निकल गया, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है EF अपॉन वर्क डन पर साइकिल। EF कितना है 600 पाई डिवाइड बाई वर्क डन पर साइकिल कितना है 800 पाई, पाई पाई कट जाएगा, कितना आएगा 6/8 आएगा आई थिंक ना यार है 0.75। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया 0.75। कुछ नहीं बोला था, परसेंट नहीं बोला था, तो 0.75 आंसर पुट करते, बट अभी परसेंट में पूछा है क्या, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 75%। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी परसेंटेज में कितना आ रहा है 75, ठीक है। तो ये हम लोग के कंप्लीट होता है किसका, टर्निंग एंड डायग्राम एंड कांस्टेंट ऑफ फ्लाईव्हील का भी क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम सीरीज में थ्योरी ऑफ मशीन का 3rd लेक्चर डिस्कस किया और टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गियर ट्रेन के, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस के एंड टर्निंग एंड डायग्राम एंड कांस्टेंट ऑफ फ्लाईव्हील के। कल रात को अगेन हम लोग मिलेंगे 10 बजे लाइव डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम 444 सीरीज में थ्योरी ऑफ मशीन के 4th लेक्चर के साथ, 4th, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो गवर्नर, गायरोस्कोप एंड बैलेंसिंग। कल हम लोग गवर्नर, गायरोस्कोप, बैलेंसिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं रात को 10 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू एंड जय माता दी। ओके।